राम राम एवरीबॉडी। चलो, एक काम करो, यहाँ से गए, यहाँ से लो। We shall go there by the bus. The students went to college. Students के student लिखना, though being ill. तीसरा, there was a temple across of the river. Fourth, my uncle, एक मिनट, I, like my parents, are optimistic. All members, but he has he has supported the decision. This one is, एक मिनट, this is my bag as I have
seen it at first. You were not, you were not so confident first. Eighth, they decided to stay there instead of the dangers involved. Instead of the dangers involved. Ninth, I have one more phone beside this one. Most problems that he that he faced were owing to his friends. 11th, we are neither interested nor desirous of this benefit. 12th, the boy had no friends to play in that city. 13th, we should reach there on time as the show will begin in time. 14th, you should keep a fire extinguisher
keep a fire extinguisher in hand while working near the fire. 15. The speaker thanked the audience in the end of the speech. Sixteen. We made some mistakes at the beginning. एक और लिख लो. Our parents have no objection to join this college. अब देखो ये कुछ प्रेपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस नेचर के हैं. ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं हमारे पेपर में. इनको सबको लिखो, एक बार इनको अपने आप समझो, अगर कुछ समझ में आया सही गलत फिर बाद में डिस्कस करते हैं. आ जाओ, लिख लिया तो आ जाओ, मछली पकड़ना बंद करो, इधर आओ. पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा ना, वी शैल गो देयर बाय द बस, क्या है इसका आंसर? ठीक है, ये हमने आर्टिकल में पढ़ा होगा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर जनरल हो तो उनके साथ बाई प्रिपरेशन लिखा करो, फिर डिटर्मिनर मत लिखा करो. अगर डिटर्मिनर लिखना है तो प्रिपरेशन चेंज कर दिया करो. तो इसको ऐसे लिखो, वी शैल गो देयर बाय बस. ठीक है, आर्टिकल में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है. सेकंड देखो, द स्टूडेंट्स वेंट टू कॉलेज दो बीइंग इल. अभी हमने पढ़ा होगा, अभी पिछली क्लास में, शायद हो सकता है पिछली क्लास में पढ़ा हो या उससे पहले कभी. ये जो हमने दो लिखा ना, ये कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट. इसके बाद क्लॉज आएगी, लेकिन अगर हम देखें बीइंग इल जो है ना वो क्लॉज नहीं है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट मिसिंग है. ठीक है,
प्रेडिकेट भी मिसिंग ही है, बीइंग मेन वर्ब तो हो नहीं सकती। तो ये जो बीइंग इल जो हमने लिखा ना, ये जेरेंड है ऑब्जेक्ट। अगर ये जेरेंड है ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे कंजंक्शन नहीं प्रिपोजिशन लिखनी चाहिए थी। दो की काउंटर पार्ट प्रिपोजिशन जो होती है वो डिस्पाइट होती है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ भी लिख सकते हो चाहो तो ये हमने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि दो कंजंक्शन है, इन स्पाइट ऑफ प्रिपोजिशन है, इन केस कंजंक्शन है, इन केस ऑफ प्रिपोजिशन है, बिकॉज कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ प्रिपोजिशन है, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, देयर वाज अ टेम्पल अक्रॉस ऑफ द रिवर। अब देखो ये जो अक्रॉस वर्ड है ना, ये प्रिपोजिशन है, और हमने ये भी कल वाली क्लास में पढ़ा होगा परसों, ठीक है, कि प्रिपोजिशंस के बाद हमें उनके ऑब्जेक्ट लिखने चाहिए, ना कि दूसरी प्रिपोजिशन। तो जो ऑफ लिख दिया ना गलत हो गया, अक्रॉस प्रिपोजिशन उसका डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया कंजंक्शन के असाइनमेंट में। नेक्स्ट पे आ जाओ, आई लाइक माई पेरेंट्स आर ऑप्टिमिस्टिक। ये हमने पढ़ा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में कि लाइक प्रिपोजिशन है, पेरेंट्स प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो हम वर्ब लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट आई हो गया, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो एम आ जाएगा। तो ये लिखना पड़ेगा, आई लाइक माई पेरेंट्स एम ऑप्टिमिस्टिक। फिर उसके बाद में आ गया ऑल मेंबर्स बट ही। अब हमने पढ़ा कि अगर बट का मतलब हो एक्सक्लूडिंग, जैसा कि यहाँ पे होगा ऑल मेंबर्स टोटल हो गया, ही को हम उसमें से एक्सक्लूड कर रहे हैं। अगर बट का मतलब एक्सक्लूडिंग होता है, ये प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशंस के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउंस प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में लिखने पड़ते हैं, तो लिख दो मी, मी क्या हिम। ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा होगा कि प्रेपोजिशंस के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केसेस में लिखा करो। सिक्स्थ में आ जाओ, सिक्स क्वेश्चन हमने लिखा दिस इज माई बैग एज आई हैव सीन इट एट फर्स्ट, ठीक है। ये जो फर्स्ट वर्ड हमने लिखा ना, जब हम इसको टाइम का रेफर करने के लिए यूज करते हैं तो ये व्हेन का रिप्लाई होता है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जैसे हमने लिखा दिस इज माई बैग एज आई हैव सीन, व्हेन हैव आई सीन, तो व्हेन का रिप्लाई आ गया फर्स्ट। तो अगर ये व्हेन का रिप्लाई है तो ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब्स तो प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो नहीं सकते, तो ये लो भी गलत है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी पहले किसी न किसी चैप्टर में डिस्कस कर रखे हैं। एक और हालांकि ऐसा है, ये वाला 17th वाला, जैसे हमने लिखा और पेरेंट्स हैव नो ऑब्जेक्शन टू ज्वाइन दिस ग्रुप। अब हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्शन वर्ड जो होता है ना, ये नाउन होता है और इसके बाद जो हम टू लिखते हैं प्रिपोजिशन है। अगर मान लो ये जो ज्वाइन वर्ड हमने लिख रखा है ना, वर्ब है, अगर हम इसे ना लिखें दिस कॉलेज लिखें तब भी ये टू लिखना पड़ेगा। माई पेरेंट्स हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस कॉलेज, ठीक है। तो अगर ये टू हमें प्रिपोजिशन दिस कॉलेज के साथ भी लिखनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये इन्फिनेटिव नहीं बना रहा है, प्रिपोजिशन है। अगर ये प्रिपोजिशन है और उसके बाद वर्ब लिखोगे तो जेरेंट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग। ये हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ा होगा। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी पहले ही किसी न किसी चैप्टर में डिस्कस कर रखे थे। अब जो बच जा रहे हैं वो हमारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे। शुरुआत ही सीधे कर देते हैं सेवंथ से। हमने लिखा यू वर नॉट सो कॉन्फिडेंट फर्स्ट। अब देखो सिक्स क्वेश्चन में हमने एट फर्स्ट में से एट रिमूव किया ना, वही एट अब हमें यहाँ पे लिखना है। आंसर तो ये है। अब हम देख रहे हैं कि जो सिक्स क्वेश्चन है उसमें हमने एट को रिमूव किया था, सेवंथ में हमने उसे लिख दिया। तो यहाँ पे समझ लेना एट फर्स्ट और फर्स्ट ये दो अलग अलग फ्रेजेस हैं। फर्स्ट कह लो या इसे फर्स्टली कह लो या इसे फर्स्ट ऑफ ऑल कह लो, ऐसे फर्स्ट, फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल। इनमें से जो फर्स्ट है ना, ये एट फर्स्ट है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कॉन्ट्रास्ट शो करना हो। कॉन्ट्रास्टिंग इवेंट्स जो होते हैं, कॉन्ट्रास्ट टू प्रेजेंट। कोई ऐसी सिचुएशन जो अपनी इनिशियल स्टेज में वैलिड रही हो लेकिन बाद में उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई हो। वैलिडिटी खत्म हो जाने का मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो पास्ट के लिए ट्रू हो लेकिन प्रेजेंट में ट्रू ना रही हो, ठीक है। तो उसके लिए हम एट फर्स्ट का यूज करते हैं। और जहां पर भी हम एट फर्स्ट लिख देते हैं तो उसका मतलब हम ये कहना चाह रहे होते हैं अर्लियर। अर्लियर का मतलब कि अब वो एक्शन वैलिड नहीं है, पहले कभी वैलिड रहा होगा। अच्छा, फर्स्ट, फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका सबका मीनिंग सेम होता है और इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें किन्हीं इवेंट्स के सीक्वेंस का रेफर करना हो। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कोई इवेंट्स हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हुए, तो उनमें से जो सबसे पहले सीक्वेंस का इवेंट है ना, मतलब वो इवेंट जो सबसे पहले हुआ, उसके लिए हम इन एडवर्ब्स का यूज करते हैं, फर्स्ट, फर्स्टली या फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो जैसे हमने लिखा दिस इज माई बैग एज आई हैव सीन इट फर्स्ट, तो इसका मतलब मैंने बैग को देखा, हो सकता है किसी और ने भी देखा होगा, लेकिन जिसने सबसे पहले देखा, ठीक है, उसके लिए हमने ये फर्स्ट लिख दिया एडवर्ब। अच्छा, एट फर्स्ट जब हम लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अर्लियर। यू वर नॉट सो कॉन्फिडेंट एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब इन द बिगिनिंग लेवल, कि ये पर्सन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस शुरुआत में नहीं रहा, बट नाउ ही इज। अगर हम लिख दें यू वर नॉट सो कॉन्फिडेंट एट फर्स्ट, तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा बट नाउ दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट।
एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, अपने आप समझना इसे। डैश आई शैल थैंक द ऑडियंस बिफोर starting the proceedings, formal proceedings। ठीक है, दूसरा डैश मैन वुड ईट रॉ मीट एंड वाइल्ड रूट्स। Dash I shall thank the audience before starting the formal proceedings. Dash man would eat raw meat and wild roots। ए में क्या लिखा? फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का मतलब हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। मतलब इवेंट्स होंगे दुनिया भर के, लेकिन सबसे पहले कौन सा इवेंट होगा सीक्वेंस में, उसके लिए हमने लिख दिया फर्स्ट। अगर हम चाहें तो इसकी जगह फर्स्टली भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल भी लिख सकते हैं। अब देखो, ये जो इवेंट है ना सबसे पहला थैंकिंग द ऑडियंस, ये इसका सीक्वेंस है वन। ठीक है, इसके बाद के जो होंगे उनके लिए हम सेकेंडली, थर्डली, या फिर एक एडवर्ब होता है देन, सीधे देन यूज करते रहो। फर्स्ट आई शैल थैंक द ऑडियंस, देन द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द ऑडियंस, देन देयर विल बी सम काइंड ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स, देन देयर विल बी सम काइंड ऑफ मील। मतलब देन करके बाकी सारे सीक्वेंस अपने शो कर दो। बी में क्या लिखा? एट फर्स्ट। अब ये जो वुड ईट है ना, ये हैबिट है पास्ट की। मतलब शुरुआत में इंसान जो था वो कच्चे मीट और ये वाइल्ड रूट्स वगैरह खाया करता था, लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई तो ये आदतें छूट गई। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट का मतलब अर्लियर, इन द अर्ली लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। तो अगर हमें किसी ऐसी सिचुएशन को रेफर करना है जो कॉन्ट्रास्टिंग है प्रेजेंट से, मतलब पास्ट में कभी वैलिड रही होगी लेकिन प्रेजेंट में वैलिडिटी उसकी नहीं है, तो फिर एट फर्स्ट लिखो। कोई इवेंट्स हुए एक सीक्वेंस में और उनमें से पहले हुए, सबसे पहले हुए इवेंट को रेफर करना है तो फिर फर्स्ट लिखो। चल, अब ये बच गया। इनमें से सबसे, अब क्या करें, उधर से शुरुआत करें, इधर से, इधर से कर लो, पहले ये निपटाते हैं। देखो, वी शुड रीच देयर ऑन टाइम एज द शो विल बिगिन इन टाइम। यहाँ पे एक चीज समझना, मान लो हमने किसी, ये टाइमलाइन हो गई, ऊपर फ्यूचर है नीचे पास्ट है, ठीक है, और हमने इस टाइम लाइन पे कोई एक पॉइंट मार्क कर दिया, मतलब कोई एक टाइम का पॉइंट जो है वो मार्क कर दिया किसी इवेंट के लिए। ठीक है, मान लो कोई प्रोग्राम होना है, उसका हमने डेट, टाइम, आवर, डे, ईयर, कुछ भी है जो हमने डिसाइड कर दिया। तो ये जो फिक्स इवेंट है ना, ये हो गया ऑन टाइम। अब मान लो टाइम का कोई ऐसा पॉइंट, ठीक है, टाइम का कोई ऐसा पॉइंट जो बियॉन्ड इसके हो, मतलब ये जो ऑन टाइम हमारा मार्क है ना, इसके बियॉन्ड है, तो उसके लिए हम कहेंगे आउट टाइम। आउट टाइम का मतलब लेट। अच्छा, अगर कोई पॉइंट इस पॉइंट से मार्क से पहले हो तो उसके लिए हम कहेंगे इन टाइम। इन टाइम का मतलब अर्ली। तो जो इन टाइम और आउट टाइम फ्रेजेस होती हैं, ये रिलेटिव टाइम शो करती हैं, रिलेटिव टू द पॉइंट, रिलेटिव टू द टाइम शेड्यूल्ड। अगर हमने किसी इवेंट के लिए कोई टाइम शेड्यूल कर दिया, फिक्स कर दिया, तो वो हो गया ऑन टाइम। उसका जो रिलेटिव टाइम होता है वो इन या आउट टाइम होता है। आउट टाइम का मतलब बियॉन्ड होता है, लेट। इन टाइम का मतलब अर्ली होता है। ठीक है, तो इन टाइम का मतलब विद इन और आउट टाइम का मतलब बियॉन्ड। अब जैसे यहाँ पे हमें पता है कि शेड्यूल लोगों का आना नहीं होता, शेड्यूल शो का शुरू होना होता है। मतलब शो के शुरू होने का टाइम शेड्यूल होता है, लोग उसके रेस्पेक्ट में पहले या बाद में आते रहते हैं। तो लोगों का आना जाना जो है वो रिलेटिव है, उसके लिए ऑन मत लिखो, उसके लिए लिखो इन। शो का शुरू होना स्टैंडर्ड है, उसके लिए लिखो ऑन। तो उसको लिखो वी शुड रीच देयर इन टाइम एज द शो विल बिगिन ऑन टाइम। तो ऑन टाइम फ्रेज का यूज किया करो उन इवेंट्स के लिए जो शेड्यूल्ड होते हैं, और उससे रिलेटेड बाकी टाइम के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए यूज किया करो इन टाइम या आउट टाइम। आउट टाइम तो खैर लोग यूज नहीं करते, वो आउट ऑफ चलन है, बोलचाल में यूज नहीं होता, उसकी जगह लेट यूज करते हैं। चलो, 14th पे आ जाओ। 14th में हमने लिखा यू शुड कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर इन हैंड व्हाइल वर्किंग नियर द फायर। अब देखो, जो इन हैंड हम फ्रेज लिखते हैं ना, इसका मतलब जो होता है वो होता है अवेलेबल, समथिंग विच इज अवेलेबल। हाउ मच कैश डू वी हैव इन हैंड, ठीक है,
हाउ मच टाइम डू वी हैव इन हैंड मीन समथिंग दैट इज अवेलेबल फॉर अस। अच्छा, एट हैंड जब हम यूज करते हैं देन इट रेफर्स टू प्रॉक्सिमिटी, या यूं कह सकते हैं एक्सेसिबल। एट हैंड का मतलब होता है समथिंग विच इज एक्सेसिबल, मतलब वी डोंट हैव टू लुक फॉर इट समवेयर, इट इज इजिली एक्सेसिबल। कैन समथिंग विच इज अवेलेबल बी नॉट एक्सेसिबल? अरे भैया, कुछ अवेलेबल है क्या वो ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए एक्सेसिबल हो या ना हो? इज एवरीथिंग अवेलेबल इज एक्सेसिबल? हाँ? नहीं। तुम सुनना आदमी हो क्या? तो बता भाई, क्या कोई चीज जो अवेलेबल हो वो ऐसा हो सकता है एक्सेसिबल ना हो? क्या जो अवेलेबल है वो एक्सेसिबल हो गई होगा? हाँ? क्या नो? नहीं होगा? मतलब अगर कोई चीज अवेलेबल है तो कोई जरूरी नहीं एक्सेसिबल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी या हो भी सकती है? कैसे बताइए एक बार? एक कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें समथिंग इज अवेलेबल बट नॉट एक्सेसिबल। हाँ, गाड़ी की चाबी है लेकिन कार नहीं है। इसमें इसमें कैसे ये सेट करोगे डिफरेंस? चाबी है कार नहीं है, तो इसको कैसे उस पर अप्लाई करोगे? ये कह सकते हो कि हाँ भाई, कार है लेकिन हमें अलाउ नहीं है। कार अवेलेबल है लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, तो एक्सेसिबल नहीं है लेकिन अवेलेबल है। बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है, मान लो बुक्स हैं लाइब्रेरी में है, ठीक है, लेकिन लॉकर में है। अब वो अवेलेबल है वहां पे बट दीज आर नॉट एक्सेसिबल टू एनीवन, ठीक है, अलाउड नहीं है, या उनको लॉक कर रखा है, या रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, या कुछ भी कर रखा है, ठीक है। तो कुल मिला के देखो, छोटी सी बात है, अगर एक्सेसिबिलिटी को रेफर करना है ना तो एट हैंड लिखा करो, अवेलेबिलिटी को रेफर करना है तो इन हैंड लिखा करो। अवेलेबल में एक्सेसिबल में डिफरेंस होता है, अगर चीजें क्लियर हो तो ठीक है, नहीं तो नेट पे ढूंढ लेना। अब जैसे हमने किसी पर्सन को सलाह दे रहे हैं कि जब आग के पास काम करो तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर रखो, ये हम किस चीज को रेफर कर रहे हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ समथिंग, एक्सेसिबिलिटी? एक्सेसिबिलिटी। असल में एट हैंड का मतलब है यूजेबल, जो आपके आप पकड़ में हो, आपको ढूंढना ना पड़े और आप उसको इजीली यूज कर पाओ। तो यहाँ पे इन हैंड हटाओ और एट हैंड लिख दो। ये जो एट हैंड और इन हैंड दोनों फ्रेज, इनका ध्यान रखना। इन हैंड मीन समथिंग विच इज अवेलेबल बट दैट नॉट नेसेसरीली बी टू बी यूजेबल। कोई चीज ऐसी जो इन हैंड है तो वो यूजेबल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अकाउंट में पैसा है लेकिन बैंक की हड़ताल हो गई, सो यू हैव गॉट इट बट यू कांट यूज इट। ठीक है, तो ये अपना ध्यान रखना, जब अवेलेबिलिटी रेफर करनी हो ना तो इन हैंड लिखो, लेकिन अगर एक्सेसिबिलिटी रेफर करनी हो, यूजेबिलिटी रेफर करनी हो, तो हमेशा एट हैंड लिखा करो। नेक्स्ट में आ जाओ, द स्पीकर थैंक द ऑडियंस इन द एंड ऑफ द स्पीच। अभी जो दोनों हमारे क्वेश्चन है ना, 15 और 16, ये मतलब एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, उसी पे बेस्ड है। पहले तो इनके आंसर समझ लो। आंसर इनके ये है कि जो हमने इन द एंड लिखा ना, ये गलत है, इसकी जगह लिखो एट। और ये जो एट लिखा है ये गलत है, इसकी जगह लिखो इन। ठीक है, अब यहां से समझना, जैसे हमने लिखा इन द एंड और एट द एंड, या हमने लिखा इन द बिगनिंग और एट द बिगनिंग। ठीक है, ये हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो समझना है। सबसे पहले डिफरेंस समझ लेते हैं मीनिंग का। इन द एंड का मतलब होता है फाइनली, इवेंचुअली। एट द एंड का मतलब होता है एट द लास्ट पॉइंट। एट द लास्ट पॉइंट का मतलब जहां पे जाके कोई चीज खत्म हो जाती है, कोई सीरीज है या सीक्वेंस, वहां पे जाके एंड हो गया। इन द बिगनिंग का मतलब होता है अर्लियर, इनिशियली। एट द बिगनिंग का मतलब होता है एट द फर्स्ट पॉइंट। एट द फर्स्ट पॉइंट का मतलब जहां से कोई चीज शुरुआत होती है, मतलब जहां से उसकी बिगनिंग होती है, वो पॉइंट। ये मीनिंग्स है।
अब अगर हम इन मीनिंग्स के हिसाब से इनको और ज्यादा क्लियर करें तो यहाँ पे देखेंगे जो इन द एंड और इन द बिगनिंग है ना, ये है व्हेन का रिप्लाई, क्योंकि टाइम के फ्रेजेस हैं, मतलब ये फ्रेजेस टाइम को रेफर करती हैं। फाइनली है, इनिशियली है, ये टाइम के रेफरेंसेस हैं। एट द लास्ट पॉइंट, एट द फर्स्ट पॉइंट पोजीशन के रेफरेंसेस हैं। तो ये फ्रेजेस कहीं ना कहीं वेयर का रिप्लाई है। फिर से एक बार समझ लो, एट द एंड, एट द बिगिनिंग हम तभी यूज करते हैं जब हमें किसी सीरीज के फर्स्ट पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को रेफर करना हो। अभी जो फर्स्ट पॉइंट है ना, एक मिनट, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये है एट द बिगिनिंग, और ये जो लास्ट पॉइंट है ये है एट द एंड। अब है क्या, ये जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है ना, अगर ये लाइन है स्पेस की, ठीक है, ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही लाइन है, और ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट है, तो ये दोनों वेयर का रिप्लाई हो गया। लेकिन अगर हम मान लें ये जो हमने लाइन खींची है यहाँ पे, ये किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए यूज की जा रही है जिसका रिलेशन स्पेस से नहीं टाइम से। मान लो जैसे ये स्पेस नहीं है, स्पेस का मतलब छोड़ो, रोड लिख देते हैं। अब रोड जो है वो स्पेस में होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें रोड ना मान के हम ये मान लें कि मूवी है, अब मूवी को हम स्पेस से तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी जो होती है वो रन टाइम उसका टाइम में होता है। तो ये मान लो वो पॉइंट है जहां से मूवी स्टार्ट हुई, ये पॉइंट वो है जहां पे खत्म हो गया। तो अब ये लाइन जो है ना, ये टाइम है। अगर मूवी को रिप्रेजेंट करना है लाइन में तो टाइम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये टाइम का फर्स्ट पॉइंट है, ये भी एट द एंड है, एट द बिगिनिंग, और ये लास्ट भी एट द एंड है। लेकिन अब ये वेन का रिप्लाई मानने जाएंगे। अगर ये पॉइंट्स टाइम के हो जाएंगे तो फिर ये वेन का रिप्लाई हो जाएंगे, अगर स्पेस के हैं तो वेयर का रिप्लाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो वेयर हम लिख रहे हैं ना, ये पूरी बात नहीं है, ये वेन का रिप्लाई भी हो सकते हैं। अगर मान लो हम किसी ऐसी लाइन को, टाइम का कॉन्सेप्ट भी हमारा लीनियर ही है, अगर हम टाइम को मतलब कोई ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करें जो कि टाइम का हो, टाइम का लाइन हो, तो उसका जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो वेन का रिप्लाई जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे वेयर का रिप्लाई की जरूरत हो वहां तो हमेशा लिखा करो एट द एंड। जहां पे वेन का रिप्लाई की जरूरत हो वहां पे देखना पड़ेगा कि इन द एंड लिखना है या एट द एंड लिखना है, क्योंकि ये दोनों वेन का रिप्लाई होते हैं। अब इसमें दूसरी चीज जो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि जब हम एट द बिगनिंग एट द एंड लिखते हैं ना, तो वो हमेशा किसी चीज के फर्स्ट या लास्ट पॉइंट होते हैं। अगर हमें ये बता रखा हो कि ये फर्स्ट या लास्ट पॉइंट किसका है, तब तो एट द एंड एट द बिगनिंग लिखो। अगर नहीं बता रखा हो, टाइम इन जनरल की बात करनी हो, तो फिर इन द एंड इन द बिगनिंग लिखा करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रोड है, तो अब हमें लिखना पड़ेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द रोड, क्योंकि ये हमें पता चल गया बिगिनिंग किसका है, और ये एट द एंड ऑफ द रोड। लेकिन अगर ये मान लो ये रोड ना दे रखा हो तो फिर हमें इन द एंड इन द बिगिनिंग ही लिखना पड़ेगा। एक दो एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसे समझना। ही फाउंड some questions he found some questions dash the end of the chapter। दूसरा, the man worked very hard dash the beginning। The actor did some negative roles dash the beginning of his career। Fourth, they decided not to go there dash the end। अब देखो ये ब्लैंक्स एक बार फिल करो तो। फर्स्ट में क्या लिखा,
एट द एंड। अब देखो यहाँ पे हमने बता रखा है कि एंड किसका है, चैप्टर का। मान लो ये फर्स्ट पेज है, यहाँ से चैप्टर शुरू हुआ, ये 15th पेज है, यहाँ पे खत्म हो गया, और ये 1 to 15 पेज का एक चैप्टर है, ठीक है। ये बिगिनिंग है तो ये हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, ये एंड है, लास्ट पॉइंट है, तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो अगर हमें बता रखा हो कि हम किसके पॉइंट्स के रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमेशा एट लिखा करो। तो यहाँ पे आ जाएगा ही फाउंड सम क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर। एट द एंड का मतलब जहां पे जाके, जिस पेज पे जाके वो चैप्टर एंड हुआ, वो पेज। फिर हमने लिखा था मैन वर्कड वेरी हार्ड डैश द बिगिनिंग। अब अगर हम यहाँ पे एट लिखेंगे तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ये पॉइंट किसका है। अच्छा, ऐसा कुछ यहाँ पे बता नहीं रखा है कि बिगिनिंग किस चीज की बिगिनिंग की बात हो रही है, तो ये टाइम इन जनरल की बात हो रही है। अगर टाइम इन जनरल की बात हो रही है तो फिर इन लिखो। इन द बिगिनिंग का मतलब इनिशियली, शुरुआत में। फिर हमने लिखा था एक्टर डिड सम नेगेटिव रोल्स, किस एक्टर ने शुरू में कुछ नेगेटिव रोल्स भी किए, ठीक है। अगर ये ऑफ हिज करियर ना लिखा हो तो यहाँ पे आएगा इन द बिगिनिंग, जैसे यहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे देखो हमने करियर एक नाउन दे रखा है, और उसके करियर की जहां से शुरुआत हुई, मान लो उसके करियर की शुरुआत 1990 में हुई, ठीक है, तो यही बिगनिंग हो गई। तो अगर हम इस पॉइंट को रेफर करना चाह रहे हैं तो एट लिख दो, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। फिर हमने लिखा दे डिसाइडेड नॉट टू गो देयर, ये सीपीओ मेंस के पेपर में है। दे डिसाइडेड नॉट टू गो देयर डैश द एंड, ठीक है। हालांकि उसमें कॉमन एरर में आया, एट द एंड लिख रखा था, हमें इन द एंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एट द एंड लिखोगे तो बताना पड़ेगा एंड किसका है, और ये बता नहीं रखा एंड किसका है, ठीक है, तो यहाँ पे इन लिख दो। अब इसी बात को अगर हम थोड़ा सा और आसान करें तो इसको ऐसे समझना कि एट द एंड, एट द बिगिनिंग जो होती है ना फ्रेजेस, ये एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं। इनका यूज हमेशा तब क्या करो जब नाउन दे रखा हो जिसके फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को रेफर करना है। ये एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं, इनका यूज तब क्या करो जब नाउन वगैरह नहीं दे रखा हो। तो एट द एंड, एट द बिगिनिंग का यूज तभी क्या करो जब नाउन मेंशन कर रखा हो जिसके फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को रेफर करना है। अगर नहीं मेंशन कर रखा हो तो समझ जाना कि टाइम इन जनरल की बात हो रही है, वहां पे एट मत लिखना, इन लिखना। एट्थ क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। देखो एट्थ क्वेश्चन हमने लेगा दे डिसाइडेड टू स्टे लिखना। दे डिसाइडेड टू स्टे देयर इंस्टेड ऑफ द डेंजर्स इन्वॉल्व, ठीक है। ये जो हमने इंस्टेड ऑफ लिखी है ना फ्रेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। इंस्टेड एडवर्ब होता है, इंस्टेड ऑफ लिख देते हैं तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाती है, और इसका मतलब होता है इन लिeu ऑफ। इन लिeu ऑफ, इन लिeu ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। फिर इसी से मिलती जुलती एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ को तो वैसे हम समझने के लिए डिस्पाइट मान लेते हैं कि इन स्पाइट ऑफ का मतलब डिस्पाइट होता है। बाकी इसका मतलब होता है नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट। नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट मतलब किसी चीज के बावजूद, मतलब कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जो इंस्टेड ऑफ हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन लिeu ऑफ, इन प्लेस ऑफ। और इसके थ्रू हम शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन, कि किसी एक सब्स्टिट्यूट के बजाय दूसरे सब्स्टिट्यूट को चुन लिया गया, मतलब ऑप्शन, अल्टरनेटिव। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट। और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किन्हीं ऐसी सिचुएशंस को रेफर करना हो जो कॉन्ट्रास्टिंग हो, अनएक्सपेक्टेड हो। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, दे डिसाइडेड टू स्टे देयर, कि उन्होंने वहीं पे रहने का डिसाइड किया, ठीक है। अब फिर हमने लिखा कि वहां पे कुछ खतरे भी थे, डेंजर्स इन्वॉल्व थे, मतलब खतरे भी इन्वॉल्व थे उसमें। तो ऐसे सिचुएशन में आदमी वहां पे नहीं रुकता जहां पे खतरे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने वहीं पे रहने का डिसाइड किया। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है ना, इसके लिए लिखो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ। ध्यान रखना इन स्पाइट दो वर्ड होते हैं, अलग अलग लिखा करो। इंस्टेड एक ही वर्ड होता है, एक साथ लिखा करो। तो इसका ऐसे लिखो इन स्पाइट ऑफ द डेंजर्स इन्वॉल्व। दो क्वेश्चन और देखो। ही वेंट टू कॉलेज डैश बीइंग इल। he went to college डैश हॉस्पिटल। फर्स्ट में क्या लिखा, अब इसमें देखो आ जाएगा इंस्पाइट, कि कोई पर्सन इल है तो ऐसी सिचुएशन में आदमी छुट्टी मारता है, घर रुकता है, लेकिन ये फिर भी गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो, अनयूजुअल हो, कंट्रास्टिंग नेचर की हो, उसके लिए इंस्पाइट ऑफ है डिस्पाइट का एज अ प्रिपरेशन यूज क्या करो। कंजंक्शन यूज करना पड़ता तो हम दो लिख देते,
ही वेंट टू कॉलेज दो ही वाज इल, क्योंकि हमें कंजंक्शन की जरूरत नहीं, इसलिए हमने प्रिपरेशन लिख दिया। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि दो प्लेसेस हैं, एक है कॉलेज एक है हॉस्पिटल। तो बीमार आदमी है, उसको कायदे से जाना चाहिए कॉलेज ओ हॉस्पिटल, लेकिन वो चला गया कॉलेज। तो ये अल्टरनेटिव है, कॉलेज और हॉस्पिटल एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, इनके लिए प्रिपरेशन यूज करो इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब है इन प्लेस ऑफ। तो अगर हमें अल्टरनेटिव्स रेफर करने हैं, सब्स्टिट्यूशन रेफर करना है, देन इंस्टेड ऑफ। अगर हमें कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स को या अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को या अनयूजुअल थिंग्स को रेफर करना है तो इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, नाइन्थ में आ जाओ। आई हैव वन मोर फोन बिसाइड दिस वन। आंसर तो बिसाइड्स लिखी तो तब तक, बाकी इसको अपने यहां से समझना। बिसाइड इज अ preposition एंड बिसाइड्स इज अ preposition टू। बोथ these वर्ड्स आर prepositions। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ मीन्स नियर। बिसाइड्स का मतलब हो गया इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग। अब देखो, ये जो बिसाइड हमने प्रिपरेशन लिखी है ना, इसका मतलब है बाय द साइड ऑफ नियर। और ये प्रिपरेशन प्लेस की प्रिपरेशन है, प्लेस की। इसका यूज हम सेंटेंस में तब करते हैं जब हमें वेयर को रिप्लाई करना हो। अच्छा, बिसाइड जो प्रिपरेशन है उसको प्लेस और टाइम से कोई लेना देना नहीं है, वो हम तब यूज करते हैं जब हमें समथिंग एडिशनल को रेफर करना हो। कोई चीज एडिशनल है तो बिसाइड प्रिपरेशन होती है प्लेस की। इसका यूज तब क्या करो जब हमें सेंटेंस में वेयर को रिप्लाई करना हो, लेकिन अगर प्लेस को ना रेफर करना हो तो फिर बिसाइड्स लिखा करो। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा पहला वाला, आई हैव वन मोर फोन। अब हमें यहाँ पे प्लेस को नहीं रेफर करना, वेयर डू आई हैव फोन। ठीक है, हमें रेफर करना है दो चीजों को। तो ये जो फोन है, दिस इज नॉट द ओनली फोन। ठीक है, देर इज सम एडिशनल वन, एक और भी है, तो उसके लिए लिखो बिसाइड्स। एक दूसरे एग्जांपल से इसी बात को समझना। ही बॉट अ डायरी डैश अ बुक। ही लेड द डायरी डैश द बुक। He laid the diary dash the book. He bought a diary dash the book. हरिओम। देखो पहली सिचुएशन में क्या लिखा, बिसाइड्स। ठीक है, अब ही बॉट समथिंग डायरी, बट विद डायरी ही बॉट सम मोर थिंग बुक। तो यहाँ पे लिख दो बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब हो गया इंक्लूडिंग। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने लिखा ही लेड द डायरी। वेयर डिड ही लेड द डायरी? ठीक है, वेयर डिड ही लाई? तो वेयर का रिप्लाई चाहिए तो यहाँ पे लिखो बिसाइड। बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, नियर। नियर द बुक, तो जहां पे भी बुक रखी होगी वहीं पे उसने डायरी को भी रख दिया। तो ले करना जो है ना, दैट इज द रेफरेंस टू प्लेस, तो हमने बिसाइड लिख दिया। बाइंग इज नॉट रेफरिंग टू प्लेस। अब बुक तो वैसे भी प्लेस नहीं हो सकती बॉट वर्ब का। बॉट वर्ब का अगर कोई प्लेस होगा भी तो शॉप होगी, मार्केट होगी, बुक तो होने से रही, तो वहां पे हमने लिख दिया बिसाइड्स। सो व्हेन यू हैव टू रेफर टू प्लेस देन यूज बिसाइड, इफ यू डोंट हैव टू रेफर टू प्लेस देन यूज बिसाइड्स। फिर एक क्वेश्चन और देखो, सी। आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स बिसाइड्स फुटबॉल। आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स बिसाइड्स फुटबॉल। अब देखो, बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, मतलब हमें जब किसी एक ऑब्जेक्ट में एक और ऑब्जेक्ट को साथ ही में ऐड करना पड़े तो हम बिसाइड से यूज कर लेते हैं प्रिपरेशन। अब यहाँ पे हमने लिखा ऑल स्पोर्ट्स, तो अगर ये ऑल स्पोर्ट्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर फुटबॉल भी इसमें इंक्लूडेड होगा ही होगा। तो अगर इसमें फुटबॉल इंक्लूडेड है तो फिर हम फर्दर कहाँ से बाहर से लाके उसे ऐड कर रहे हैं? पहली तो ये गलती। दूसरी गलती कि अगर ये टोटल है तो फिर इसमें एडिशन हो भी नहीं सकता। टोटल में से बस एक्सक्लूजन हो सकता है।
टोटल में से हम एक्सक्लूड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ऐड तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब खुद ही टोटल है तो इसमें और कहां से ऐड करोगे। तो जब हमने बिसाइड्स लिख दिया ना, गलत लिख दिया। अब इसको सही करने का एक तरीका तो ये कि हटा ही दो, बिसाइड्स फुटबॉल हटाओ, बात खत्म हो गई। आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स, इसमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सब आ गए। लेकिन अगर एक्सक्लूजन करना चाहते हो, जो कि पॉसिबल होता है, तो फिर अपार्ट फ्रॉम लिखो। तो टोटल में एडिशन नहीं हो सकता, टोटल से केवल एक्सक्लूजन हो सकता है। एक्सक्लूजन के लिए लिखा करो अपार्ट फ्रॉम। आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल। और देखो, दे हैव फ्यू फ्रेंड्स बिसाइड्स मोहन। दे हैव फ्यू फ्रेंड्स बिसाइड्स मोहन। अगर हम ये लिख रहे हैं दे हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब उनके फ्रेंड्स हैं या नहीं है? है? नहीं है। फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। तो अब ये हमने पहले पढ़ा होगा कि ऑल और नो, ये दोनों ही टोटल के डिटर्मिनर्स होते हैं। मतलब ऑल और नो दोनों न्यूमरल जो होते हैं वो टोटल को ही रेफर करते हैं। बस ऑल जो होता है पॉजिटिव, नो जो होता है नेगेटिव मीनिंग। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं दे हैव नो फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हम टोटल को रेफर कर रहे हैं। अगर टोटल को रेफर कर रहे हो तो ऐड फिर से नहीं कर पाओगे, ये फिर तुम्हारा बिसाइड्स गलत हो गया। फिर लिखो अपार्ट फ्रॉम। तो ये जो फ्यू होता है ना, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। अगर यहाँ पे आ फ्यू लिखा होता ना तो ये सही हो जाता, क्योंकि उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, उसी में कुछ और भी ऐड कर दिया। पहले से कुछ दोस्त हैं, उसी में मोहन को ऐड कर दिया, तब तो आ जाएगा। लेकिन पहले से अगर कोई है ही नहीं तो फिर ऐड किस में कर रहे हो? तो जो नो और ऑल होते हैं ये टोटल के डिटर्मिनर्स होते हैं, ये टोटल को रेफर करते हैं। इनके साथ अगर कभी लिखना पड़े तो बिसाइड्स मत लिखा करो, इनके साथ में लिखा करो अपार्ट फ्रॉम। और देखो अपार्ट फ्रॉम को थोड़ा सा क्लियर करके समझ लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आई कैन टीच साइंस। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आई कैन टीच नथिंग। बिसाइड्स इंग्लिश आई कैन टीच साइंस। बिसाइड्स इंग्लिश आई कैन टीच नथिंग। अब देखो यहाँ पे इन सेंटेंसेस में ना हमने बिसाइड्स बिसाइड्स लिखना है, ये बिसाइड रह गया गलती से। ये जो बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम प्रीपोजिशंस हमने लिखी हैं, ये सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन हमें इनकी जगह पर एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग का यूज करना है, और इस तरीके से यूज करना है कि हमारे सेंटेंसेस जो है वो लॉजिकल रहे और ग्रामेटिकल रहे। ठीक है, एक बार यूज करो तो। अगर इन सेंटेंसेस में हमें अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स को रिमूव करके उसकी जगह इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग लिखना पड़ जाए, तो हमें किन सेंटेंसेस में इंक्लूडिंग का यूज करना चाहिए और किन में एक्सक्लूडिंग का यूज करना चाहिए? ई में क्या आना चाहिए? इंक्लूडिंग। एफ में एक्सक्लूडिंग। समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं कहूंगा नहीं, अपने आप समझ जाना। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। तो हमें ये प्रिपोजिशन यूज करनी पड़ेंगी अगर हम बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम को उन सेंटेंसेस से रिमूव कर दें तो। इंक्लूडिंग इंग्लिश आई कैन टीच साइंस, तो दो सब्जेक्ट हो गए तो हमने इंक्लूजन यूज कर लिया। अच्छा, वहां पे नथिंग लिखा है, नथिंग का मतलब जीरो, तो जीरो टोटल होता है। अगर टोटल में से रिमूव करना मतलब ऐड तो कर ही नहीं सकते, रिमूव ही कर सकते हैं, तो रिमूव करने के लिए हमने लिख दिया एक्सक्लूडिंग। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब ये अपार्ट फ्रॉम जो प्रिपोजिशन होते हैं इसके दोनों मीनिंग होते हैं, इसका मतलब इंक्लूडिंग भी होता है एक्सक्लूडिंग भी होता है। बिसाइड्स का मतलब केवल इंक्लूडिंग होता है, एक्सक्लूडिंग होता नहीं है। तो ये जो लास्ट सेंटेंस है ना, ये गलत हो गया। तो यहां से एक चीज और भी ध्यान देना, ये जो अपार्ट फ्रॉम प्रिपोजिशन होती है इसके दोनों मीनिंग होते हैं, इसका मतलब इंक्लूडिंग भी होता है, इसका मतलब एक्सक्लूडिंग भी होता है, और हम इसे दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो, अगर हमें इंक्लूजन शो करना है और एक्सक्लूजन शो करना है,
तो इंक्लूजन के लिए हमने प्रिपोजिशन यूज कर ली बिसाइड्स, मतलब कुछ और इंक्लूड कर दिया साथ ही साथ में, ठीक है। एक्सक्लूजन के लिए हमने लिख दिया एक्सेप्ट फॉर, या मतलब इस तरीके की प्रिपोजिशन होती है, ये यूज कर ली। लेकिन जो अपार्ट फ्रॉम होती है प्रिपोजिशन, वो इन दोनों की जगह आ सकती है। वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब हमें इंक्लूडिंग मानना चाहिए, एक्सक्लूडिंग मानना चाहिए, लेकिन दोनों मीनिंग होते उसी के। तो ये इंग्लिश के नॉन असर्टिव वर्ड्स होते हैं जिनका अपना कोई भी डेफिनेट मीनिंग नहीं होता, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे। तो अपार्ट फ्रॉम का मतलब इंक्लूडिंग भी हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम का मतलब एक्सक्लूडिंग भी हो सकता है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम हमेशा सही होता है, बिसाइड्स एक्सेप्ट फॉर को अपना देख लिया करो। इंक्लूजन शो करना है बिसाइड्स यूज करो, एक्सक्लूजन शो करना है एक्सेप्ट फॉर यूज करो। झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो सीधे अपार्ट फ्रॉम लिखो। चलो ये हो गया। 10th क्वेश्चन देखो, मोस्ट प्रॉब्लम्स दैट ही फेस्ड वर ओइंग टू हिज फ्रेंड्स। देखो, एक हमने सेंटेंस लिखा, द मैन, द मैन skipped the party dash his busy schedule। एक, दूसरा, the delay in the party was dash his busy schedule। देखो, ये जो ड्यू टू और ओइंग टू हम यूज करते हैं, ये दोनों ही हमारी प्रिपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं। मतलब ये फ्रेजेस होती हैं जो प्रिपोजिशंस का काम करते हैं। मीनिंग इनके दोनों के सेम होते हैं, बिकॉज ऑफ और बिकॉज ऑफ। ठीक है, ड्यू टू का मतलब भी बिकॉज ऑफ होता है, ओइंग टू का मतलब भी बिकॉज ऑफ होता है। ट्रांसलेशन करोगे तो कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि मीनिंग बिल्कुल सेम होते हैं। डिफरेंस देखो कहाँ होता है, ये जो ड्यू वर्ड होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसके साथ लिखी गई फ्रेज जो होती है वो एडजेक्टिव फ्रेज होती है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ रखा कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बिकम एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ड्यू प्रीपोजिशन के मतलब ड्यू जो होता है वर्ड ही एडजेक्टिव होता है, टू इसके साथ हमेशा लिखा जाता है वो अलग बात है, लेकिन ड्यू एक एडजेक्टिव है। तो इसके साथ लिखी गई फ्रेज जो होती है ना वो एडजेक्टिव फ्रेज होती है। अच्छा, ओइंग टू के साथ लिखी गई फ्रेजेस एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं। बस यही डिफरेंस होता है। अब जब ये बात समझ में आ जाए कि ड्यू टू के साथ लिखे गए एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं, ओइंग टू के साथ में लिखे गए एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं, अब इन दोनों सेंटेंसेस पे आना। जैसे हमने लिखा द मैन स्किप द पार्टी, व्हाई डिड ही स्किप। अब किसी मैन ने पार्टी स्किप कर दी, नहीं गया पार्टी में, व्हाई, क्यों नहीं गया। अब हम रीजन बता रहे हैं इस एक्शन के होने का कि उसने स्किप किया तो क्यों किया। रीजन बताओगे तो एडवर्ब यूज करना पड़ेगा, एडवर्ब चाहिए तो फिर ओइंग टू लिख दो। तो इसको ऐसे लिखो, द मैन स्किप्ड द पार्टी ओइंग टू हिज बिजी स्केड्यूल। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने पहले से एक वर्ब लिख रखे वॉज। अच्छा, वॉज है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्स हमें पता है कि नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब्स तो कॉम्प्लीमेंट होते नहीं है, तो अब ड्यू टू लिख दो। तो बस यही डिफरेंस है। तो अगर हमें एडवर्ब फ्रेज की जरूरत है तो फिर वहां पे ओइंग टू लिखो, अगर एडजेक्टिव फ्रेज की जरूरत है तो ड्यू टू लिखो। बाकी मीनिंग दोनों के सेम होते हैं, ट्रांसलेशन करोगे तो मीनिंग सेम ही होंगे। अभी जो हमने 10th क्वेश्चन लिखा ना, इसमें वर्ड लिंकिंग वर्ब है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहिए था। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं, ओइंग टू लिखोगे तो एडवर्ब फ्रेज बन जाएगी, एडवर्ब फ्रेज हो नहीं सकती कॉम्प्लीमेंट, तो ड्यू टू लिख दो। मोस्ट प्रॉब्लम दैट ही फेस्ड वर ड्यू टू हिज फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन देखो,
being busy he could not meet them या जो भी। अब जैसे हमने लिखा डैश बीइंग बिजी ही कुड नॉट मीट देम, ऑप्शन है ओइंग टू ड्यू टू, देखो तो क्या आना चाहिए, डैश बीइंग बिजी ही कुड नॉट मीट देम, क्या लिखा हुआ है, ओइंग टू या ड्यू टू, कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है यहाँ। अब देखो ड्यू टू बीइंग बिजी हम लिखेंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी जो सब्जेक्ट ही को रेफर करेगी, ओइंग टू बिजी लिखेंगे तो एडवर्ब फ्रेज बनेगी जो कुडंट मीट वर्ब को रेफर करेगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या लिखोगे, वो दोनों ही सही है। ड्यू टू बीइंग इजी, ड्यू टू बीइंग बिजी और ओइंग टू बीइंग बिजी, ठीक है। ड्यू टू बीइंग बिजी लिखोगे तो एडजेक्टिव फ्रेज है जो रेफरेंस है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस उसका बन जाएगा ये ही, ठीक है। ओइंग टू लिखोगे तो एडवर्ब फ्रेज है वो एक्शन को डिस्क्राइब करेगी, वाई ही कुडंट मीट देम, तो वाई ही कुडंट का आंसर आ जाएगा ओइंग टू। लेकिन अगर हमें एक्शन को नहीं उस पर्सन की स्टेट को डिस्क्राइब करना होगी, ही वॉज बिजी, तो लिखो ड्यू टू बीइंग इजी। एक यहाँ पे एग्जांपल समझना, अगर मैं लिखूं ही केम लेट और दूसरा लिखूं ही गॉट लेट, मीनिंग सेम है अलग अलग? अरे इनके मीनिंग सेम है अलग अलग? नहीं, सर्टल मीनिंग छोड़ दें तो ऑलमोस्ट मीनिंग बिल्कुल सेम होते हैं, ही केम लेट है गॉट लेट, ठीक है। अब डिफरेंस देखो, ये लेट जो है ना ये एडवर्ब है और ये लेट एडजेक्टिव है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में कोई बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं होते, कि सम टाइम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब कैन बी इंटरचेंजेबल, ठीक है, विद अ लिटिल डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करो, एडजेक्टिव यूज कर लो चाहे एडवर्ब यूज कर लो। तो ये जो है ना, ये ड्यू टू ओइंग टू कुछ भी लिखा हो इसको नो एरर माना करो, नहीं तो बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि ड्यू टू से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, हिले हुए लोग, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द मैन रीच्ड ऑफिस लेट ड्यू टू अ ट्रैफिक जैम। अब ये देखो, द मैन रीच्ड ऑफिस लेट ड्यू टू अ ट्रैफिक जैम, सही है गलत? अब इसको एडवर्ब फ्रेज मान लो तो गलती है। जैसे हमने लिखा द मैन रीच्ड ऑफिस, व्हाई डिड ही रीच ऑफिस, तो व्हाई का रिप्लाई जब लिखोगे तो ओइंग टू लिखना पड़ेगा, ओइंग टू अ ट्रैफिक जैम, और ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज मान लें तो ये सही हो जाएगा। अब डिपेंड ये करेगा कि एडजेक्टिव फ्रेज मान लोगे तो प्रूव कैसे करोगे कि एडजेक्टिव है। तो यहां देखो, द मैन रीच्ड ऑफिस लेट विच वॉज ड्यू टू अ ट्रैफिक जैम। अब जैसे हमने ये लिख दिया, द मैन रीच्ड ऑफिस लेट विच वॉज ड्यू टू अ ट्रैफिक जैम। अब हमने ये प्रोनाउन में पढ़ा होगा कि विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं प्रीवियसली मेंशन्ड स्टेटमेंट्स को रेफर करने के लिए। अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये जो हमने क्लॉज लिख रखे हैं ना, विच वॉज ड्यू टू अ हैबिट ड्यू टू अ ट्रैफिक जैम, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज जो है ना वो इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए है। अब अगर हम इसमें से विच वॉज रिमूव कर दें, जैसे कि यहाँ पे कर दिया, तो ये जो फ्रेज बनेगी वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। भाई फ्रेज में और क्लॉज में यही डिफरेंस होता है कि फ्रेज में मेन वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है, क्लॉज में नहीं होते हैं। तो जिस तरीके से विच वॉज ड्यू टू अ ट्रैफिक जैम एडजेक्टिव क्लॉज है जो डिस्क्राइब कर रही है इस स्टेटमेंट को, उसी तरीके से ड्यू टू अ ट्रैफिक जैम भी फ्रेज हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज है वो डिस्क्राइब कर रही है उस स्टेटमेंट को, तो वो सही है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि जो बुक्स में एंड लॉजिक दे रखे होते हैं ड्यू टू ओइंग टू के, ऐसे कुछ होते नहीं है, जो सटल डिफरेंसेस होते हैं उन पे बेस्ट पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्योंकि अगर उन पे बेस्ट पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे अच्छे महारथी भी गलत कर लेंगे। तो जो हमें छोटा सा डिफरेंस समझना है वो बस यही होता है कि अगर कभी लिंकिंग और के बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करना पड़े तो हमें ड्यू टू लिखा करो, ठीक है। अदरवाइज ओइंग टू ड्यू टू जस्टिफाइबल होते हैं, जो थोड़ी सी समझ रखता है वो दोनों को जस्टिफाई कर देगा।
लेकिन लिंकिंग और के बाद कभी मत लिखना ओइंग टू, वहां पे हमेशा ड्यू टू ही लिखना। चलो ये हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आ गया हमारा। वी आर नीदर इंटरेस्टेड नॉट डिजायरस। देखो यहाँ पे हमने एक अल्टरनेटिव कंजंक्शन नॉर यूज किया और उससे हमने दो एडजेक्टिव्स को कनेक्ट कर दिया, इंटरेस्टेड और डिजायरस। अबे जो डिजायरस होता है ना, इसके साथ में प्रिपरेशन ऑफ यूज होती है, डिजायर ऑफ समथिंग होती है। कॉमन कॉन्टेक्स्ट के वर्ड्स जो होते हैं उनके साथ में प्रिपरेशन कॉमन यूज होती है। तो जो डिजायरस हमने एडजेक्टिव लिखा है ना, इसकी वर्ब फॉर्म डिजायर और नाउन फॉर्म भी डिजायर होती है, उन दोनों के साथ भी ऑफ यूज होता है, तो इसके साथ भी ऑफ यूज होता है। अच्छा, इंटरेस्टेड जो है इसके साथ में प्रिपरेशन इन यूज होती है। अब इन दोनों वर्ड के साथ में प्रिपरेशन अलग यूज होती है, इसके साथ ऑफ यूज होती है, इसके साथ इन यूज होती है, तो ये कॉमन प्रिपरेशन यूज हो नहीं पाएगी, इसकी अलग से लिखो। तो अगर हम कभी किन्हीं ऐसे दो वर्ड्स को किसी कंजंक्शन से जोड़ दें जिनके साथ में अलग अलग प्रिपरेशन यूज होती हो, तो वो अलग अलग लिखा करो। एक दो एग्जांपल और लिख रहा हूं, अपने आप से करना। ही was busy and engaged in the new project. दूसरा, they will not compensate compensate or pay any dues remaining. A frog can live on land and water as well. He is talking and laughing at us. He is he is looking and laughing at us. They will make up for they will make up for any loss or damage to anything here. एक और लिख देते, एफ जी। He is expert and confident of this game. देखो, ये जो हमने सेंटेंस लिखे ना, इनमें हमने यहाँ पर एक एक्सपर्ट एडजेक्टिव है, एक कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया, ठीक है।
यहाँ पर हमने एक लॉस्ट नाउन है, एक डैमेज नाउन है, दोनों को और से जोड़ दिया। यहाँ पे एक लुकिंग वर्ब है, एक लाफिंग वर्ब है, इनको एंड से जोड़ दिया। यहाँ पे टॉकिंग वर्ब है, लाफिंग वर्ब है, एट से जोड़ दिया। यहाँ पे एक नाउन लिव लैंड है और एक नाउन वाटर है, इनको एंड से जोड़ दिया। यहाँ पे एक वर्ब है कंपनसेट, एक वर्ब है पे, इनको जोड़ दिया। यहाँ पर एक एडजेक्टिव है एंगेज्ड और एक एडजेक्टिव है बिजी, इन्हें जोड़ दिया। अभी जो ये जो वर्ड्स हमने कंजंक्शन से कनेक्ट कर रखे हैं ना, इनके बाद देखो हमने प्रिपोजिशन लिखी है। अब ये प्रिपोजिशन सही है गलत है देखना। ये जो कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव हमने लिखा ना, इसके साथ प्रिपोजिशन ऑफ यूज होती है, कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग। अच्छा, एक्सपर्ट के साथ भी ऑफ प्रिपोजिशन यूज होती है अगर ये नाउन हो तो, लेकिन ये नाउन हो नहीं सकता क्योंकि एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, सेम वर्ड्स को जोड़ता है। दूसरी बात, अगर ये नाउन होता है तो इसके साथ आर्टिकल भी लिखा होता है। ठीक है, एक्सपर्ट वर्ड नाउन एडजेक्टिव दोनों ही होता है। तो अगर ये नाउन होता तो ये इसके साथ प्रिपोजिशन ऑफ ठीक हो जाती है, क्योंकि इसकी नाउन फॉर्म के साथ प्रिपोजिशन ऑफ यूज होती है, लेकिन ये है एडजेक्टिव और इसके साथ प्रिपोजिशन यूज होती है इन। तो इसको ऐसे लिखो, ही इज एक्सपर्ट इन एंड कॉन्फिडेंट ऑफ दिस गेम। नेक्स्ट में आ जाओ। यहाँ पे हमने एक नाउन लिखा लॉस और एक लिखा डैमेज। डैमेज के साथ में प्रिपोजिशन टू, लॉस के साथ में प्रिपोजिशन ऑफ। ये प्रिपोजिशन अगर पहले से ना पता हो तो याद रखना, बाकी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी क्लैरिटी आती जाएगी। सो दे विल मेकअप फॉर, मेकअप फॉर का मतलब कंपेंसेट करना। दे विल मेकअप फॉर एनी लॉस ऑफ और डैमेज टू एनीथिंग। फिर हमने यहाँ पे लिखा लुक और लाफ। लाफ के साथ प्रिपोजिशन एट, लुक के साथ प्रिपोजिशन एट, तो ये कॉमन प्रिपोजिशन सही हो गई। तो इन दोनों वर्ड्स के साथ में सेम प्रिपोजिशन यूज होती है, तो वो कॉमन हो गई। लाफ के साथ प्रिपोजिशन एट, टॉक के साथ तो प्रिपोजिशन एट यूज नहीं होती। टॉक के साथ में या तो प्रिपोजिशन टू या अबाउट। ठीक है, टू खैर लिखना यहाँ पे ठीक नहीं होगा क्योंकि जो जिससे बात कर रहा होगा वो उस पर तो खैर नहीं हंस पाएगा, वो खींच ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट लिख दो, ही इज टॉकिंग अबाउट एंड लाफिंग एट अस। तो टॉक और लाफ के साथ अलग अलग प्रिपोजिशन होती है, अलग अलग लिखो। लुक और लाफ के साथ कॉमन प्रिपोजिशन यूज होती है, तो कॉमन कर दो। फिर यहाँ जाओ। अब जैसे फ्रॉग रहेगा तो लैंड की सरफेस पे रहेगा, तो सरफेस के लिए प्रिपोजिशन ऑन तो ठीक है, लेकिन वाटर की सरफेस पे तो रह नहीं पाएगा, उससे सबमर्ज कर जाएगा, तो उसके लिए प्रिपोजिशन लिखो इन। सो अब फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर एज वेल। फिर यहाँ पे हमने लिखा कंपेंसेट एंड पे। अब इसमें से जो पे वर्ब है ये ट्रांसिटिव वर्ब है, तो एनी ड्यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे पे का। लेकिन कंपेंसेट वर्ब जो होती है इसके साथ प्रिपोजिशन फॉर लिखनी पड़ती है। कंपेंसेट फॉर का मतलब होता है हर्जाना वगैरह भरना। तो इसको ऐसे लिखो, दे विल नॉट कंपेंसेट फॉर और पे एनी ड्यूज रिमेनिंग। वहां जाओ। एंगेज जो होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसके साथ तो प्रिपोजिशन लिखा करो इन, स्टेट शो करने के लिए। लेकिन बिजी पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता, इसके साथ में प्रिपोजिशन लिखा करो विद। तो बिजी एडजेक्टिव के साथ में प्रिपोजिशन विद लिखा करो, एंगेज के साथ में इन लिखा करो। तो इसको ऐसे लिखो, ही वाज बिजी विद एंड एंगेज्ड इन हिज न्यू प्रोडक्ट। तो अगर हम कभी किन्हीं तो ऐसे वर्ड्स को एंड से जोड़ दें जिनके साथ अलग अलग प्रिपोजिशन यूज होती हैं, तो अलग अलग प्रिपोजिशंस को अलग अलग ही लिखा करो। हरिओम। अब इस पे आओ। यहाँ पे देखो, फ्रेंड्स के बाद में हमने एक नॉन फाइनाइट वर्ब यूज किया है, टू प्ले। ठीक है, एक तुम्हारा चैप्टर वॉइस रह गया, वॉइस का नरेशन भी रह गया। ठीक है, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है असल में, वॉइस में डिस्कस करता हूँ, वो यहाँ समझ लेना। ये जो हमने टू प्ले लिखा है ना, नाउन मतलब इन्फिनेटिव लिखा है, ये इस फ्रेंड्स नाउन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, जब भी हम किसी नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करते हैं नाउन के साथ में लिखकर, तो वो नाउन या तो उसका सब्जेक्ट होता है या उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिलहाल में जो फ्रेंड्स है ना, ये टू प्ले वर्ब का सब्जेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, सब्जेक्ट यहाँ पे हमें मानना नहीं चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पे ये बॉय है, प्ले करने वाला पर्सन बॉय है। ठीक है, और हमें पर्पस बताना है, द बॉय हैड नो फ्रेंड्स। ठीक है, वाई, वाई डिड यू हैव नो फ्रेंड्स, मतलब किस पर्पस के लिए हमें फ्रेंड्स चाहिए। तो जब हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं ना वाई को रिप्लाई करने के लिए, तब अगर हम इन्फिनेटिव को किसी नाउन के बाद लिखें तो वो नाउन हमेशा ही उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूं, आई हैव क्वेश्चन टू आस्क। जैसे हमने ये लिख दिया, आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा आई हैव अ क्वेश्चन, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ क्वेश्चन, व्हाई डू आई हैव अ क्वेश्चन। तो वाई का रिप्लाई आ गया टू आस्क, पूछने के लिए क्वेश्चन है। तो अगर हम इन्फिनेटिव को वाई को रिप्लाई करने के लिए यूज करें, तो ये जिस नाउन के बाद लिखा जाता है वो नाउन एक्चुअली इसका ऑब्जेक्ट होता है। अब ये छोटी सी बात अगर समझ में आ जाए, ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन तो आस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा इजिली। ठीक है, लेकिन वो जो फ्रेंड्स है वो प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा।
प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा कोई गेम, फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसे कुछ। पर्सन जिसके साथ हम खेलते हैं ना, वो उस गेम का ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो हमारा काउंटर पार्ट या हमारा साथी होता है, ठीक है। काउंटर पार्ट्स के लिए प्रिपोजिशन इंग्लिश में विद यूज होती है, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, द बॉय हैड नो फ्रेंड्स टू प्ले विद इन दैट सिटी। अब देखो इसको दूसरे तरीके से समझा देता हूं। जैसे ये टू प्ले हमने इन्फिनेटिव लिखा है, अगर हम इसको मेन वर्ब बना लें, ठीक है, और इसका सब्जेक्ट इस बॉय को ही बना दें, या यू को बना लो, या ही को बना लो, या किसी को भी बना लो, मान लो हमने यू लिख दिया, यू प्ले डैश। इसके बाद में ये जो हमने इन्फिनेटिव यूज किया ना फ्रेंड्स नाउन के बाद में, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स को ऑब्जेक्ट बना के लिख दो। अब यहाँ तो नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव है, यहाँ हमने इसको मेन वर्ब बना लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और इसके बाद में वो नाउन जिसके लिए इसे यूज किया जाना था लिख दिया, फ्रेंड्स। अब जब ऐसे लिखोगे ना, तब अपने आप पता चल जाएगा गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि जो प्ले वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट गेम्स होते हैं, इसका ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स नहीं होते। फ्रेंड्स वो पर्सन होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, तो इनको हमें प्रीपोजिशन से रिलेट करना पड़ता है। कोई भी पर्सन जो हमारे साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उसके लिए प्रीपोजिशन विद का यूज किया करो, तो ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, यू प्ले विद फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये जो विद प्रीपोजिशन हमने यहाँ पे लिखी ना प्ले वर्ब को फ्रेंड्स नाउन को रिलेट करने के लिए, यही हमें वहां भी लिखनी पड़ेगी, तो जैसे यहाँ पे लिखा है वहां वैसे ही वहां पे लिख दो, ठीक है। इसी पे बेस्ड में तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, अपने आप सही करना। नो एयरलाइन इज सेफ टू ट्रेवल। वी हैव a new house to live. He asked for a pen to write. The government has laid down some rules to abide. The man was offered a chair to sit. We need a gun to shoot. The boy had a mango to eat. The boy had a spoon to eat. अब देखो इन सारे सेंटेंस में हमने ना कुछ इन्फिनेटिव यूज किया है। जैसे यहाँ पे यूज किया है स्पून के लिए, यहाँ पे यूज किया मैंगो के लिए, ये यूज किया गन के लिए, ये यूज किया चेयर के लिए, ये यूज किया रूल्स के लिए, ये यूज किया पेन के लिए, ये यूज किया हाउस के लिए। हालांकि ये वाला हमने किसी नाउन के लिए नहीं, एडजेक्टिव सेफ के लिए यूज किया है, सेफ टू ट्रेवल। लेकिन ये जो सेफ है ना, ये खुद कॉम्प्लीमेंट है एयरलाइन का, तो जब हम इसको यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव यूज हो रहा है एयरलाइन के लिए, तो हम ये मान सकते हैं कि हमने सीधा एयरलाइन के लिए यूज कर लिया। तो ये इन्फिनेटिव्स हमने इन सेंटेंसेस में लिखे गए इन नाउन्स को रेफर करने के लिए यूज किए। अब हमें ये पता करना है कि इन नाउन्स का इन्फिनेटिव का रिलेशन बिना प्रीपोजिशन के सही हो सकता है या गलत, तो इसके लिए फिर से देखो वही मेहनत एक बार कर लेते हैं। ये जो इन्फिनेटिव्स है मैंने मेन वर्ब बनाते हैं, सब्जेक्ट कोई लिख देते हैं। मैं फिर से यू लिखता हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे अपना लिख लेना। यू ट्रेवल, यू लिव, यू राइट, यू अबाइड,
यू सिट, यू शूट, यू ईट और यू ईट। जब बात समझ में आ जाएगी तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन शुरू में इसको ऐसे ही समझना। अब हमने क्या किया, जो इन्फिनेटिव हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब थी ना, हमने इसको मेन वर्ब बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसके साथ में एक सब्जेक्ट लिख दिया अपनी मर्जी का कोई भी। अब इन नाउन्स को जो कि जिनके लिए इन्फिनेटिव यूज हो रहा था, इन वर्ब्स के बाद लिखते हैं। स्पून, अ मैंगो, अ गन, अ चेयर, रूल्स, अ पेन, अ हाउस, एयरलाइन। अब ये जो सारा सेंटेंस लिखे ना, इनमें से ये वाला अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे गलत हैं। ये जो ईट वर्ब है, मैंगो तो इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन स्पून नहीं बन सकता। कोई भी पर्सन ईट करेगा तो मैंगो को या फ्रूट को, या मतलब ऐसी चीज को, स्पून को तो नहीं करेगा। स्पून वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से एक्शन परफॉर्म किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इंग्लिश में प्रिपरेशन विद यूज होती है, तो उसे लिख दो। तो हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा, यू ईट विद अ स्पून। अभी आ जाते हैं, जिस तरीके से ईट करने का इंस्ट्रूमेंट स्पून है, वैसे शूट करने का इंस्ट्रूमेंट गन है, तो विद। सिट जो वर्ब होती है इंट्रांसिव होती है, स्टैंड और सिट दोनों इंट्रांसिव वर्ब होती हैं। तो चेयर जो है ना, ये वो प्लेस है जिसमें कोई पर्सन सिट करता है, मतलब इसमें कन्फाइन हो जाता है, प्रिपरेशन इन। अबाइड वर्ब का मतलब कुछ होता नहीं, अबाइड बाय का मतलब फॉलो करना होता है। ठीक है, अबाइड का मतलब ऐसे सहन करना होता है, अबाइड बाय का मतलब फॉलो करना। तो यहाँ पे बाई प्रिपरेशन लिखोगे, वो नाउन्स को और इसको रिलेट करेगी वर्ब को। जिस तरीके से शूट करने का इंस्ट्रूमेंट गन है, ईट करने का इंस्ट्रूमेंट स्पून है, वैसे राइट करने का इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेन है, तो विद। लिव इन ट्रांसिटिव वर्ब होती है इन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की प्रिपरेशन होती है बाई। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखने पड़ेंगे, यू ट्रेवल बाय एयरलाइन, यू लिव इन अ हाउस, यू राइड विद अ पेन, यू अबाइड बाय रूल्स। अब जो प्रिपरेशन हमने वहां पे यूज किए हैं उन नाउन्स को रिलेट करने के लिए वर्ब से, वही हमें यहाँ यूज करनी पड़ेंगी। आई स्पून टू ईट विद, ये चूंकि सही था तो ये ऐसे ही सही है। अ गन टू शूट विद, अ चेयर टू सिट इन, रूल्स टू अबाइड बाय, पेन टू राइड विद, हाउस टू लिव इन, एयरलाइन टू ट्रेवल बाय। तो अगर हम कभी किसी इन्फिनेटिव का यूज किसी नाउन के लिए करें और उस नाउन को और उस इन्फिनेटिव में लिखी गई वर्ब को रिलेट करने के लिए प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती हो, तो प्रिपरेशन लिखा करो। GHI। 90s है ये। अभी देखो, अभी जो लेटेस्ट सीजीएल प्री के एग्जाम हुए ना, ये 17 वाले 18 वाले जो भी, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक नाउन लिखा है प्लेस, और उस प्लेस नाउन के साथ हमने एक इन्फिनेटिव लिखा टू वर्क। ठीक है, और हमें पता है कि वर्क का ऑब्जेक्ट जो है ना वो प्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, प्लेस एक पॉइंट होता है जहां पे लोग काम वाम करने के लिए यूज होते हैं। पॉइंट्स की प्रिपरेशन इंग्लिश में एट होती है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हमें ये सेंटेंस ऐसे सही करना पड़ेगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ हार्ड प्लेस टू वर्क एट, सो द वर्ड टॉक्सिक वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब एमनेस्टी वर्क कल्चर सो फार एज द 1990s। तो अगर हम कभी किसी इन्फिनेटिव का यूज किसी नाउन के लिए करें और उस नाउन को और उस इन्फिनेटिव वाली वर्ब को रिलेट करने के लिए प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रिपरेशन लिखा करो। तो कुल मिला के सेंटेंस बड़ा हो छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की होती है तो वो सब समझ में आ ही जाता है।
हरिओम दीनदयाल विरसम भाई। देखो, टू, फ्रॉम, टूवर्ड्स, और टू, फ्रॉम, टूवर्ड्स और फॉर लिख दो। देखो, इन प्रिपोजिशन के यूजेस, टू प्रिपोजिशन का यूज हम करते हैं या तो प्लेस के उस पॉइंट को रेफर करने के लिए जो किसी मोशन या मूवमेंट का लास्ट पॉइंट है, डेस्टिनेशन है, या फिर हम यूज करते हैं इसका किसी ऐसे नाउन या प्रोनाउन या पर्सन को रेफर करने के लिए जिसने किसी चीज को रिसीव किया, मतलब जो रिसीविंग एंड पे हो। फ्रॉम प्रिपोजिशन का यूज हम करते हैं किसी ऐसे पॉइंट को रेफर करने के लिए मोशन या मूवमेंट के जहां से वो मोशन या मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ओरिजिन। या फिर हम यूज करते हैं किसी ऐसे पर्सन या थिंग या प्लेस को रेफर, मतलब किसी ऐसे पर्सन वगैरह को रेफर करने के लिए जिसने किसी चीज को सेंड किया है, ट्रांसमिट किया है, मतलब ट्रांसमीटर है। टुवर्ड्स प्रिपोजिशन का यूज हम मेनली करते हैं डायरेक्शंस को रेफर करने के लिए, अगर कोई प्लेस किसी मूवमेंट का डायरेक्शन है, एंड पॉइंट नहीं है वो, उसका डायरेक्शन है बस, एंड पॉइंट नहीं पता हो तो टुवर्ड्स लिखा करो। उसके अलावा बिहेव वर्ब के साथ भी टुवर्ड्स का यूज किया करो। फॉर प्रिपोजिशन का बेसिकली यूज हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इंग्लिश में। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अलावा हम इसका यूज तब भी कर लेते हैं व्हेन वी हैव टू रेफर टू द पर्पस, किसी काम को करने होने का पर्पस रेफर करना हो। इसके अलावा फॉर प्रिपोजिशन का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें मीनिंग ऑफ डेस्पाइट कन्वे करना होता है। और इंग्लिश में जो फॉर प्रिपोजिशन का सबसे कॉमन यूज होता है वो होता है तब जब हमें किसी चेंज या एक्सचेंज के रिलेशन को शो करना हो, किन्हीं दो ऐसे ऑब्जेक्ट को रिलेट करना हो जो आपस में चेंज या एक्सचेंज हो रहे हैं। ड्यूरेशन वाले जो यूज होते हैं फॉर प्रिपोजिशन के, वो हमने टेंस में पढ़ रखे हैं। फॉर मैनी डेज, फॉर 2 years, फॉर 3 years ही हो गए। पर्पस वाले कैसे यूज होते हैं देखो, अपना समझ लेना। हमने सपोज यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, दे वर्कड हार्ड टू सक्सीड। दे वर्कड हार्ड। अभी जैसे कि हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि इन्फिनेटिव का यूज हम पर्पस के लिए करते हैं, वाई का रिप्लाई करने के लिए। द वर्कड हार्ड, वाई डिड द वर्क हार्ड, क्यों उन्होंने मेहनत की। तो हमने ये बता दिया टू सक्सीड, मेहनत करने, मतलब उन्होंने सफल होने के लिए मेहनत की। अब ये जो सक्सीड है ना, ये इन्फिनेटिव हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि सक्सीड वर्ब है, और यहाँ पे जो लिखा गया पर्पस है ना, वो पर्पस एक एक्शन है। अगर कोई एक्शन हमारा पर्पस हो तो हम उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई पर्पस नाउन या प्रोनाउन हो तो उसका इन्फिनेटिव तो बनेगा नहीं, तो उसके लिए हमें फॉर प्रिपोजिशन यूज करनी पड़ेगी, फॉर सक्सेस। अब ये जो हमने फॉर सक्सेस फ्रेज लिखी है ना, ये भी वाई का रिप्लाई है। तो जिस तरीके से सफल होना भी पर्पस है, उसी तरीके से सफलता भी पर्पस है, ठीक है। ये जो सक्सेस है ये नाउन है, क्योंकि ये नाउन है तो इसको हमें फॉर प्रिपोजिशन के साथ लिखना पड़ा। लेकिन अगर पर्पस कोई एक्शन हो तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज हो जाता है। तो जिस तरीके से हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं पर्पस शो करने के लिए किसी काम के करने के, उसी तरीके से हम फॉर प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। अगर पर्पस कोई नाउन प्रोनाउन है तो फॉर प्रिपोजिशन का लिखना, अगर पर्पस कोई एक्शन है तो इन्फिनेटिव लिखना, ठीक है। तो दे वर्कड हार्ड टू सक्सीड, दे वर्कड हार्ड फॉर सक्सेस। अब एक पेपर में क्वेश्चन आया, 17 के पेपर में ही था ये। माई हार्ट इज सो फुल, सो फुल फॉर वर्ड्स। माई हार्ट इज सो फुल फॉर वर्ड्स। ये कॉमन एरर के पेपर में क्वेश्चन आया, नेट पे डालोगे तो पता चल जाएगा, 17 के पेपर में था ये सब। अब जैसे ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, माई हार्ट इज सो फुल फॉर वर्ड्स, ये जो हमने फॉर वर्ड्स लिखा ना, ये भी पर्पस है। अगर हम चाहें तो इसको इन्फिनेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसकी जगह इन्फिनेटिव लिखें, ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा टू स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना। अब देखो, ये हमने कंजंक्शन में पढ़ा कि अगर इन्फिनेटिव लिखा हो ना तो वहां पे हमें सो नहीं टू लिखना चाहिए, क्योंकि जो सो कंजंक्शन लिखोगे ना तो उसके साथ लिखनी पड़ेगी दैट क्लॉज, ठीक है। अच्छा, ये जो हम फॉर प्रिपोजिशन यूज करते हैं ये इन्फिनेटिव का ही सब्स्टिट्यूट होती है, क्योंकि वर्ड्स नाउन है
इसीलिए हम फॉर प्रिपोजिशन के साथ लिख रहे हैं। अगर हमें वर्ब लिखनी पड़े स्पीक तो हम इन्फिनेटिव बना के लिख देंगे। तो ये जो हम फॉर वर्ड्स लिख रहे हैं ना, इसका मतलब है टू स्पीक। ठीक है, अगर इसका मतलब टू स्पीक है और ये इन्फिनेटिव है तो ये सो तुम्हारा गलत हो गया। सो एडवर्ब तब यूज होता है जब या तो एज लिखा हो या दैट क्लॉज लिखी हो। यहाँ पे ना दैट क्लॉज है ना एज है, तो ये तुम्हारा सो गलत हो गया, इसकी जगह टू लिख दो, ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन को सही करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा माई हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स, और इसका मीनिंग हो जाएगा नेगेटिव, माई हार्ट इज सो फुल दैट आई कांट स्पीक। जैसे ही हमने लिखा ना माई हार्ट इज टू फुल टू स्पीक, अगर हम इसको सो दैट के साथ लिखें तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माई हार्ट इज सो फुल दैट आई कांट स्पीक। तो अगर हम फॉर प्रिपोजिशन कहीं पे लिख रहे हैं तो मान के चलना है कि हमने इन्फिनेटिव को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब ये जान जाओगे कि फॉर प्रिपोजिशन इन्फिनेटिव का सब्स्टिट्यूट होती है तो ये भी पता चल जाएगा सो गलत है, टू लिखना पड़ेगा। माई हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स। उसके बाद में हम फॉर प्रिपोजिशन का यूज करते हैं डेस्पाइट के लिए सेंस में। जैसे कि हमने एक लिखा है यहाँ पे, फॉर ऑल हिज मनी ही इज अ माइजर। ये जो हम फॉर ऑल फ्रेज यूज करते हैं ना, इसका मतलब डेस्पाइट होता है। वैसे तो एक इडियम होता है, अपना चाहे ध्यान रखना। फॉर ऑल हिज मनी ही इज अ माइजर का मतलब है डिस्पाइट ऑल हिज मनी ही इज अ माइजर, कि इतना पैसा होने के बावजूद भी आदमी कंजूस है। इसके अलावा फॉर प्रिपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें चेंज या एक्सचेंज का रिलेशन को शो करना, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से चेंज या एक्सचेंज कर दिया गया, ऐसा समझना। हु विल पे डैश द फूड, हु विल पे डैश द बिल। अब देखो, ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, इनमें पहले वाली सिचुएशन जो है फूड और पे का मतलब है मनी। यहाँ पे पे का मतलब मेक पेमेंट और गिव मनी। तो अगर हम देखें तो मनी और जो फूड है ना वो एक दूसरे के एक्सचेंज होते हैं। मतलब किसी पर्सन ने पैसा दिया तो उसको फूड मिल गया, या उसको फूड मिल गया इसलिए उसने पैसा दिया, जो भी वजह रही हो। तो यहाँ पे लिखो फॉर। अब हमें पता है ये रिलेशन तो लॉजिकल है, लेकिन अगर हम इस तरीके से कहें कि किसी पैसे को किसी पर्सन को हमने बिल दिया और उसने हमें पैसे दे दिए, तो ऐसा नहीं होता। बिल के बदले में पैसे, पैसे के बदले में बिल नहीं दिया जाता। ठीक है, उसका हमेशा एक्सचेंज होता है किसी दूसरी कमोडिटी से। बिल कोई कमोडिटी नहीं है, तो उसको फॉर प्रिपरेशन के साथ नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिखना। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, हु विल पे डैश द बिल, ठीक है, एंड हु विल पे फॉर द फूड। तो फूड और जो मनी होती है वो चेंज एक्सचेंज में होते हैं एक दूसरे के, तो उनके साथ फॉर लिखा करो। लेकिन बिल के साथ वो रिलेशन होता नहीं है, तो प्रिपोजिशन मत लिखना। प्रिपोजिशन एक्सप्रेस रिलेशन। तो चूंकि यहाँ पे ऐसा रिलेशन नहीं होता तो फॉर्मल लिखो, ये ऐसे सही हो गया, हु विल पे डैश द बिल। एक और एग्जांपल समझना, द मैन बॉट और सोल्ड द कार डैश रुपीज 5 लाख। अब देखो, चाहे हम यहाँ पे बॉट लिखें या सोल्ड लिखें, इस पर्सन की पोजीशन चेंज होगी लेकिन रिलेशन नहीं चेंज होगा। मान लो कोई पर्सन है वो कार बेच रहा है, ठीक है, उसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं। अगर वो कार बेच रहा है तो वो इस साइड आ जाएगा, अगर कार खरीद रहा है तो इस साइड आ जाएगा। लेकिन दोनों सिचुएशन में कार और मनी जो है वो एक्सचेंज में जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो बेचने वाला है तो कार दे के पैसे ले रहा है, खरीदने वाला है तो पैसे दे के कार ले रहा है, तो रिलेशन सेम ही रहना है, उसकी पोजीशन जो चाहे हो जाए। तो बॉट लिखोगे तब भी फॉर आएगा, सोल्ड लिखोगे तब भी फॉर आएगा। द मैन बॉट द कार फॉर रुपीज 5 लाख, द मैन सोल्ड द कार फॉर रुपीज 5 लाख। फिर हमने एक फोर्थ क्वेश्चन लिखा, दे हैव सेंट मी अ चेक ऑफ 1,000 रुपीज। अब मान लो कोई पर्सन है, हमें उससे पैसे चाहिए, ठीक है, तो उसने क्या किया, हमारे पैसे हमें चाहिए तो उसने पैसे के बदले हमसे चेक भेज दिया। अब वो जो चेक आ गया ना वो इन एक्सचेंज ऑफ मनी है। अब चेक आ गया तो पैसे नहीं आएंगे, अब वो चेक बैंकर को तो जाके सीधे बैंक में पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो चेक और रुपीज है ना, ये भी एक दूसरे का एक्सचेंज है। रुपीज के एक्सचेंज में चेक आ गया।
तो इसको ऐसे लिखा करो, दे हैव सेंड मी अ चेक फॉर $1,000। तो ये जो चेंज और एक्सचेंज वाले रिलेशंस होते हैं, इनमें सब में ऑफ फॉर प्रिपरेशन का यूज क्या करो। इसके बाद में एक और देखो, फिफ्थ, दे विल चेंज दिस फोन डैश अ न्यू वन। They change dash the venue can affect the result of the match. The change dash the venue can affect the result of the match. The change dash his voice was conspicuous. Conspicuous का मतलब नोटिसेबल। अब जैसे हमने ये दो तीन यहाँ पे सेंटेंस लिखे, अब देखो ये चेंज है वर्ब और ये है नाउन। जब हम चेंज वर्ब को यूज करते हैं ना, तो इसके बाद जो हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करें, एक्सचेंज करें, जो कि चेंज का मीनिंग होता है वो करना ही पड़ेगा, तो फिर प्रिपरेशन लिखा करो फॉर। दे विल चेंज दिस फोन फॉर अ न्यू वन, तो मतलब इस फोन के बदले में वो नया फोन दे देंगे, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा ये फोन। अच्छा, इन दोनों में जो चेंज है ना, ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे नाउन है। जब चेंज नाउन होता है तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब बदलाव, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, मतलब एनी काइंड ऑफ चेंज का मतलब अल्टरेशन, बदलाव। अच्छा, एक चेंज का मतलब और भी होता है, रिप्लेसमेंट। चेंज का मतलब रिप्लेसमेंट भी होता है, कि हमने एक चीज को दूसरे से रिप्लेस ही कर दिया, जैसे कि इसमें होता है। अब कोई मैच होना था, मुंबई में पहुंचा दिया दिल्ली, तो ये चेंज हो गया, वेन्यू चेंज हो गया। ठीक है, इस सिचुएशन में इसके साथ में प्रिपरेशन लिखा करो ऑफ। लेकिन अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट में हुए अल्टरेशन को या मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट को रेफर करना हो, तो उसके लिए प्रिपरेशन लिखा करो इन। तो जब चेंज नाउन होता है ना, तब हम इसके साथ में ऑफ या इन प्रिपरेशन यूज करते हैं। वो डिपेंड करते हैं इसके मीनिंग पे, कि उस सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या होगा। अगर उस सेंटेंस में इसका मीनिंग होगा इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन, तो इन। अगर इसका मतलब होगा रिप्लेसमेंट, बदलाव, तो फिर ऑफ। और जब चेंज वर्ब होगी तो फॉर लिखना। उसके बाद में आगे टू और फ्रॉम, हालांकि वो टूवर्ड्स यूज होता है, उसके लिए अपना ध्यान रखना डायरेक्शन के लिए। बाकी टू और फ्रॉम पे फोकस करते हैं। टू और फ्रॉम का यूज करते हैं हम तब जब हमें डेस्टिनेशन ऑरिजिन को रेफर करना हो। डेस्टिनेशन ऑरिजिन से मतलब क्या है, एग्जांपल से समझना। द फ्यूल प्राइसेस ड्रॉप्ड डैश द लोएस्ट लेवल। द फ्यूल प्राइसेस रोज डैश द लोएस्ट लेवल। अब देखो, अगर हम ये मान लें कि ये एक स्केल हो गया फ्यूल प्राइसेस का, ये है लोएस्ट लेवल और ये हाईएस्ट लेवल। अच्छा, जब भी कोई चीज ड्रॉप करती है या राइज करती है, तो उसमें हमेशा मोशन होता है। राइज करती है तो अपवर्ड मोशन होता है, ड्रॉप करती है तो डाउनवर्ड मोशन होता है। अच्छा, ये जो मोशन या मूवमेंट होते हैं, इनके जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट होते हैं, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, जहां पे जाके खत्म हुआ, उनके लिए हम फ्रॉम और टू प्रिपरेशन का यूज करते हैं। अब कोई भी चीज अगर ड्रॉप करेगी, तो जो लोएस्ट लेवल है ना, वो केवल डेस्टिनेशन ही हो सकता है, ये टू। अगर कोई चीज राइज करेगी, तो जो लोएस्ट लेवल है वो केवल ऑरिजिन हो सकता है, फ्रॉम। तो हमने लिख दिया द फ्यूल प्राइसेस ड्रॉप टू द लोएस्ट लेवल, द फ्यूल प्राइसेस रोज फ्रॉम द लोएस्ट लेवल। अब मान लो हम यहाँ पे एक काम करें कि ये जो लोएस्ट लेवल हमने लिखा है, इसको हम हटा के लिख दें हाईएस्ट, और यहाँ भी लिख दें हाईएस्ट।
अच्छा, अगर हम हाईएस्ट लेवल को यूज करेंगे उसको रिलेट करेंगे राइज वर्ब से, तो राइज वर्ब के लिए जो हाईएस्ट लेवल जो है ठीक है, वो डेस्टिनेशन ही हो पाएगा। डेस्टिनेशन ही होगा तो टू लिखना। अच्छा, अगर हम ड्रॉपिंग को रिलेट करेंगे हाईएस्ट लेवल से, तो हाईएस्ट लेवल जो है वो ड्रॉप के सेंस में केवल ओरिजिन हो सकता है, डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, तो फ्रॉम आ जाएगा। तो कुल मिला के जब कोई मोशन या मूवमेंट होता है तो उसका जो बिगिनिंग पॉइंट होता है वो फ्रॉम, और जो फाइनल पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, वो टू। ठीक है। अब मोशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये तो अपने आप ही पढ़ के समझना पड़ता है। अगर कुछ ड्रॉप करेगी तो लोएस्ट लेवल को डेस्टिनेशन मानोगे, ओरिजिन मानोगे, वो अपने आप देखो। अगर कुछ ड्रॉप करेगी तो हाईएस्ट लेवल को डेस्टिनेशन मानोगे, ओरिजिन मानोगे, वो अपना कॉमन सेंस। थर्ड क्वेश्चन देखो, दे फाउंड द फ्यूल प्राइसेस डैश द लोएस्ट लेवल। अब देखो, मान लो एक स्केल हो गया, इस पर डिफरेंट पॉइंट्स हो गए। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मोशन के पॉइंट हैं, मतलब एक मोशन स्टार्ट हुआ एक पॉइंट से, दूसरे पॉइंट पे खत्म हो गया, तो जहां से मोशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम, जहां पे जाके खत्म हो गया टू। लेकिन अगर मान लो हमें किसी मोशन के पॉइंट को नहीं, एक इनडिफरेंट पॉइंट को रेफर करना हो जो किसी मोशन का नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट हमें रेफर करना है। अब ये कोई मोशन का पॉइंट नहीं है, ना शुरुआत है ना खत्म है, तो अब हम इसके लिए प्रिपरेशन लिखेंगे एट। तो ऐसे पॉइंट्स जो मूवमेंट के पॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, उनके लिए हमेशा प्रिपरेशन लिखा करो एट। दे फाउंड द फ्यूल प्राइसेस एट द लॉएस्ट लेवल। अब अगर मान लो हम यहाँ पे लॉएस्ट हटा के हाईएस्ट लिख दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाईएस्ट लिखोगे तब भी एट ही रहेगा, लॉएस्ट लिखोगे तब भी एट रहेगा, यहाँ पे जो चाहे लिखोगे एट ही लिखना पड़ेगा। दे फाउंड द फ्यूल प्राइसेस एट द हाईएस्ट लेवल, दे फाउंड द फ्यूल प्राइसेस एट द लॉएस्ट लेवल। तो ऐसे पॉइंट्स जो किसी मूवमेंट के पॉइंट्स नहीं है, किसी मोशन के पॉइंट नहीं है, ठीक है, उनके लिए हमेशा एट लिखा करो। मोशन के हो तो फ्रॉम और टू लिखना। इसी बात के एक दूसरे एग्जांपल से देखो, समझते हैं। ही वॉज अ विक्टिम डैश नेपोटिज्म। He fell victim dash his desires. He fell victim dash his desires. अब देखो, जैसे हमने लिखा ही वॉज अ विक्टिम, हुज विक्टिम वॉज ही, अगर वो विक्टिम था तो हुज। अब हमने पढ़ा कि हुज का रिप्लाई या तो पजेसिव केस होता है अपॉस्ट्रोफी वाला, या फिर ऑफ प्रिपरेशन होती है। तो जहां पर हुज का रिप्लाई की जरूरत पड़े वहां पे ऑफ प्रिपरेशन का यूज किया करो हमेशा। ही वॉज अ विक्टिम, हुज विक्टिम वॉज ही, तो हमने लिख दिया ऑफ। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जो वर्ब हमने यूज किया वो वॉज वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, स्टेट शो करती है। फेल वर्ब जो है वो स्टेट की वर्ब नहीं है, वो मोशन की वर्ब है। हालांकि यहाँ पे मोशन फिगरेटिव है, लिटरल नहीं है, ऐसा नहीं कोई एक्चुअली कोई चीज गिरी है, लेकिन फॉल का मतलब मानना यही है कि समथिंग हैज ड्रॉप्ड। ठीक है। तो फॉल वर्ब जो होती है मोशन की वर्ब होती है, और इसका मोशन हमेशा डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड मोशन में ये जहां पहुंच जाएगा वो टू हो जाएगा, फिर टू आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ही फेल विक्टिम टू हिज डिजायर्स एंड ही वाज अ विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म। ठीक है, तो वहां भी विक्टिम लिखा, यहाँ भी विक्टिम लिखा, लेकिन वहां पे हमें ऑफ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट चेंज कर लिया। सिक्स क्वेश्चन देखो, वी सेंट मैनी लेटर्स डैश दिस एड्रेस। वी रिसीव्ड मैनी लेटर्स डैश दिस एड्रेस। फिल इन द ब्लैंक्स। We sent many letters dash this address. We received many letters dash this address. ये ब्लैंक्स फिल गए। सिक्स और सेवंथ कैसे बदल गया कि सिक्स में टू आएगा, सेवंथ में फ्रॉम आएगा? तो मतलब तुमने ये मान लिया कि जो एड्रेस है वो तुम्हारा अपना रेजिडेंस नहीं है। चलो ठीक है, अब एक बार ये मान के देखो कि ये एड्रेस तुम्हारा अपना रेजिडेंस है, तुम ही यहाँ पे रहते हो।
सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये तब सही है जब हम ये मान लें कि वो एड्रेस हमारा अपना रेजिडेंस अलग है और ये एड्रेस अलग है। लेकिन अगर हम ये माने कि दिस एड्रेस का मतलब हमारा अपना रेजिडेंस, अब लिखो प्रिपरेशन। जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं बचा। अगर हम मान लें ये एड्रेस हमारा अपना रेजिडेंस है, हम ही यहाँ पे रहते हैं इस एड्रेस पे, अब लिखो। अबे हिला हुआ है क्या? जब तुम इस एड्रेस पे रहोगे तो सेंड वर्ब जो होगी अबे की मोशन हो जाएगी, फ्रॉम लिख दो, यहाँ पे एट लिख दो, टू मत लिख लेना। तो इसको हम फिर ऐसे लिखेंगे, वी सेंट मैनी लेटर्स फ्रॉम दिस एड्रेस। फ्रॉम दिस एड्रेस का मतलब वी आर द रेजिडेंट ऑफ दैट एड्रेस, और वी रिसीव्ड मैनी लेटर्स एट दिस एड्रेस, तो वी आर द रेजिडेंट ऑफ दिस एड्रेस। तो अगर वो हमारा अपना खुद का एड्रेस है, हमारा अपना रेजिडेंस है, तब तो फ्रॉम और एट लिखना, ठीक है, अदरवाइज टू और फ्रॉम लिखना। तो प्रीपोजिशन कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, प्रीपोजिशन फिक्स होती नहीं, बस मूर्खता फिक्स होती है, ठीक है। प्रीपोजिशन केवल कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं कि प्लेस, पर्सन, टाइम, वो अगर हमें क्लियर है तो प्रिपरेशन सही यूज होंगे। नहीं तो स्कोप मान के चला करो, मान लो टू फ्रॉम लिखे हो उसे भी सही मानना, फ्रॉम ऐड लिखा हो उसे भी सही मानना, कॉन्टेक्स्ट समझ लेना कि अगर कोई ऐड कह रहा है तो वो कौन कह रहा होगा, वो ये वो पर्सन कह रहा होगा जो उस एड्रेस का रेजिडेंट होगा। और अगर कोई फ्रॉम कह रहा होगा तो उसको भी सही मान लेना। नहीं तो जो ढीठ होते हैं ना, वो याद कर लेते हैं कि फ्रॉम आएगा, वो फिर वो सोचते ही नहीं उसके आगे कि ऐड भी आ सकता है। एट्थ क्वेश्चन देखो। एट्थ क्वेश्चन हमने लिखा, मोहन लेंट रुपीज 500 डैश श्याम। मोहन borrowed rupees 500 डैश श्याम। अब देखो, लेंट का मतलब होता है उधार देना, बारो का मतलब होता है उधार लेना। अगर मोहन ने पैसे उधार दिए हैं तो इसका मतलब रिसीव करने वाला पर्सन है श्याम। तो ये जो हमें प्रेपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट लिखना है ना, ये ऑब्जेक्ट रेसिपिएंट है। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा बोरो, बोरो का मतलब उधार लेना। अगर मोहन ने पैसे उधार लिए तो जो श्याम पैसे देने वाला पर्सन है ना, ये है सेंडर, या यूं कह लो ट्रांसमीटर, जो किसी चीज को ट्रांसमिट कर रहा है, बाहर भेज रहा है। तो ट्रांसमीटर है, फ्रॉम आ जाएगा, सेंडर है और रेसिपिएंट है तो टू आ जाएगा। अब देखो इसी को एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पे एक 10th क्वेश्चन लिखा, सरल इज गुड डैश इज नेबर्स। कोई भी रेसिपिएंट है किसी चीज का जो रिसीविंग एंड पे, उसके लिए हमेशा टू ही लिखना। तो हमने लिखा सरल इज गुड डैश इज नेबर्स। अब यहाँ पे हमने सरल को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव यूज किया है, कॉम्प्लीमेंट बनाकर गुड। अभी जो गुड एडजेक्टिव हमने लिखा ना, कॉम्प्लीमेंट है सरल का। तो अगर हम किसी पर्सन को गुड कह रहे हैं तो गुड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अच्छा, चूंकि ये नेम ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो कौन सी ऐसी क्वालिटी सरल में होगी जिसकी वजह से हम गुड कह रहे हैं? तो इसमें क्वालिटी ऑफ गुडनेस। तो क्वालिटी ऑफ गुडनेस होने की वजह से हम इसे गुड कह रहे हैं। अभी जो इसकी क्वालिटी है, इसका रेसिपिएंट कौन है? इसके रेसिपिएंट है इसके नेबर्स। जो इसमें क्वालिटी है गुडनेस की, उस क्वालिटी को रिसीव करते हैं इसके नेबर्स। टू आ गया। अब मान लो अगर हम यहाँ पे गुड हटा दें और लिख दें रूड, लिख दें पोलाइट, लिख दें ऑनेस्ट, लिख दें इंडिफरेंट, लिख दें क्रूअल, लिख दें सिंपैथेटिक, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। रिलेशन सेम रहेगा, क्वालिटी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम चाहे इनमें से कोई भी लिखें, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अगर हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स यूज करेंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट, तो हमें मान के चलना पड़ेगा दैट पर्सन हैज द क्वालिटीज ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। इन एडजेक्टिव्स की जो क्वालिटीज है वो उस पर्सन में, अगर उसमें वो क्वालिटीज हैं तो जो भी उस क्वालिटी को रिसीव कर रहा है उसके लिए प्रिपोजिशन टू लिखा करो। सरल is good to his neighbors, सरल is polite to his neighbors, सरल honest to his neighbors, and he is sympathetic to his neighbors and indifferent to his neighbors। तो इस तरीके की कोई भी क्वालिटी लिखोगे ना, तो इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे वो इस क्वालिटी का रेसिपिएंट होता है, उसके साथ भी प्रिपोजिशन टू लिखा करो। 11th क्वेश्चन देखो, she threw the bottle dash him। she threw the child dash him।
शी थ्रू द बॉटल डैश हिम, शी थ्रू द चाइल्ड डैश हिम। अब देखो, कोई पर्सन है, मान लो हमने उसको कोई ऑब्जेक्ट दिया, बॉटल दी, ठीक है, कि वो उसको कैच कर ले। अच्छा, देने का तरीका क्या था? ठीक है, थ्रो करके दी उसको या कैसे दी, ठीक है, टू। लेकिन अगर मान लो ये जो बॉटल हमने पर्सन पे थ्रो की है, ये हमने विद फोर्स थ्रो किया है, इसलिए कि हम उसको हर्ट कर पाए, मतलब वो पर्सन हमारा टारगेट है, रेसिपिएंट नहीं है, तो एट। तो या तो हम इसमें लिखेंगे एट या हम लिखेंगे टू। टू लिखेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो हमारा रेसिपिएंट है एंड वी आर गिविंग समथिंग टू हिम। एट लिखेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा दैट पर्सन इज द टारगेट एंड वी वांट टू हिट हिम, और हम उसको हिट या हर्ट करना चाहते हैं। तो टू भी सही है, एट भी सही है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। क्या कॉन्टेक्स्ट रहा होगा वो हमें तो पता नहीं है, कौन सी है कौन हिम है, क्या सिचुएशन है। तो हमें जब सिचुएशन नहीं पता तो जो लिखा है उसे सही मान लो। टू लिखा है उसे सही मान लो, एट लिखा है उसे सही मान लो, अपना डिफरेंस समझ लेना। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बॉटल हटा के चाइल्ड लिख दें तो अब हमें पता है कि वो एट वाली सिचुएशन खत्म हो जाएगी। अब तो केवल टू ही मान सकते हो, तो लॉजिकल है, नहीं तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे लिखो शी थ्रू द चाइल्ड टू हिम। जब ये बात समझ में आ जाए तो एक क्वेश्चन देखो 13th। द एंग्री मैन shouted dash the boys loudly. The drowning man shouted dash someone to help him. 15th. The man shouted dash the taxi driver, but he did not arrive. देखो, इनमें से जो 14th क्वेश्चन है ना, ये सीपीओ मेंस के पेपर में आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आया, एक सेंटेंस दे रखा था डायरेक्ट नरेशन का कि द ड्राउनिंग मैन सेड हेल्प हेल्प, ठीक है, उसके चार ऑप्शन दे दिए। द ड्राउनिंग मैन शाउटेड एट समवन टू हेल्प हिम, टू समवन फॉर हेल्प हिम, फॉर समवन टू हेल्प हिम, इन समवन टू हेल्प हिम, मतलब इस तरीके से दे रखे थे। मैं खैर इसको यहाँ पे ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे समझना, ये जो एंग्री मैन है जो बच्चों पे चिल्ला रहा है, बॉयज पे, ये बॉयज इसके टारगेट हैं। एनी वन दैट वी वॉन्ट टू कॉज एनी हार्म टू, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हम कोई हार्म करना चाहते हैं बाय मीन्स ऑफ एक्शन और वो बाय मीन्स ऑफ स्पीच, उसके साथ में प्रिपरेशन हमेशा एट लिखा करो। सो इफ वी वांट टू डू एनी काइंड ऑफ हार्म टू एनीबॉडी देन यूज प्रिपरेशन एट, ठीक है। व्हाट इज द मैनर ऑफ हार्मिंग द पर्सन इज इट डजंट मैटर, ठीक है, हम उसको एक्शन के थ्रू हार्म करना चाहते हैं, स्पीच के थ्रू हार्म करना चाहते हैं, इधर सिचुएशन में एट लिखो। तो ये टारगेट हो गया, ठीक है, जिस पर शाउट किया जा रहा है एट आ गया। अच्छा, ये जो सम्मन है ना, ये टारगेट नहीं है, क्योंकि आदमी अपनी जान को इसको लाले पड़े हैं, दूसरे पे क्या चिल्लाएगा, ठीक है। ये जो सम्मन है ना, ये पर्पस है कि डूबता हुआ आदमी जो शाउट कर रहा है तो उसके पीछे एक पर्पस है। पर्पस ये है कि कोई उसकी आवाज सुने, मदद करने के लिए आ जाए। पर्पस के लिए प्रिपरेशन लिखा करो फॉर। द ड्राउनिंग मैन शाउटेड फॉर समवन। अब यहाँ आते हैं, ये जो शाउट कर रहा है टैक्सी ड्राइवर को बुलाने के लिए, कोई आदमी मान लो वेट कर रहा है स्टैंड पे और वो इसलिए शाउट कर रहा है कि टैक्सी ड्राइवर उसकी बात सुन के आ जाए। तो ये शाउट करके ना एक मैसेज भेज रहा है उस पर्सन को, मतलब यहां से मैसेज गया वहां पे रिसीव किया जाएगा। जब उस मैसेज को रिसीव कर लेगा, उसका मन होगा आने का आ जाएगा, नहीं मन होगा नहीं आएगा। फिलहाल में ये नहीं आया, वो अलग बात है। लेकिन ये जो हमने टैक्सी ड्राइवर लिखा ना, ना तो ये पर्पस है, ठीक है, ना ही ये टारगेट है, ये है मैसेज का रेसिपेंट, और उस मैसेज को शाउट करके भेजा जा रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, द मैन शाउटेड टू द टैक्सी ड्राइवर। यही डिफरेंस होता है जब हम कहते हैं कॉल मोहन एंड कॉल टू मोहन। कॉल टू का मतलब होता है वी आर सेंडिंग सम मैसेज टू मोहन, ठीक। तो जो टू प्रिपरेशन हम लिखते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट रेसिपेंट हो जाता है। अब वो रेसिपेंट इस सिचुएशन में भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो शाउटेड टू, शाउटेड एट, शाउटेड फॉर, ऑल आर करेक्ट। मतलब प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होती, बस इसलिए मैं इतने एग्जांपल समझाता हूँ। ध्यान रखना, अपना जो समझाया जा रहा है वो अगर काम कर रहा है तो सब कुछ राइट है, और नहीं काम कर रहा है तो सब कुछ गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे एट, यहाँ पे फॉर, यहाँ पे टू लिख लो। बाकी कल मिलते हैं, आज के लिए सभी को बाय।